संविधान की अनुसूचियां, टोटल अनुसूचियां कितनी है? 12 अनुसूचियां है, जिसमें से हमने कितनी पढ़ ली थी? 8 अनुसूचियां पढ़ ली थी। मूल रूप से अनुसूचियां कितनी थी? वही 8 थी जो हमने पढ़ी। ये जो 4 अभी पढ़ेंगे वो बाद में जोड़ी गई है ना, बाद में अलग अलग टाइम पर जोड़ी गई है। तो संविधान की 12 अनुसूचियां जिस पर हमने बात की थी, एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं हल्के से। याद हो गई होगी अब तो? ट्रिक बता दीजिए, मैंने ट्रिक लिखी थी। ऐसा लग रहा है कि गीत गुनगुना रहे हैं ना। तो ऐसे मजा नहीं आता मुझे। कोई एक जना खड़े होकर बताओ कि सर हाँ मैं बता सकता हूँ ऐसे। किस किस को याद, एक बार हाथ खड़े कीजिए। मैं रोज हाथ खड़े करवाऊंगा और आपको हाथ खड़े करने हैं, है ना। ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए है सिर्फ, कि हाथ खड़े होने का कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। किस किस को वो ट्रिक याद है जो मैंने आपको बताई थी? एक बार हाथ खड़े कीजिए जिनको याद है। अच्छा नीचे कर दीजिए। किस किस को याद नहीं है वो हाथ खड़े कीजिए। ट्रिक किस किस को याद नहीं, मैं ट्रिक की बात कर रहा हूं। किस किस को याद नहीं, एक बार वो हाथ खड़े कीजिए। एक हाथ खड़ा हो, 2 हाथ खड़े हुए। जिन्होंने अभी बिल्कुल भी हाथ खड़े नहीं किए वो एक बार खड़े हो जाइए। मैंने कहा जिन्होंने दोनों बार में हाथ खड़े नहीं किए वो एक बार खड़े हो जाइए। ऐसे बहुत सारे थे जिन्होंने हाथ खड़े नहीं। समझ में नहीं आ रही क्या मेरी बात? मैंने कहा खड़े हो जाइए, मतलब खड़े हो जाइए। किसने दोनों बार में हाथ खड़े नहीं किए? 2 ही लोग थे। हमें एक एक की शक्ल मुझे पता है। खड़े हो जाइए फटाफट। और भी बोलना पड़ रहा है। इसमें से बहुत सारे लोग थे जो दोनों में हाथ खड़े नहीं किए। एक बार खड़े हो जाइए फटाफट। आप 4-5 लोग ही थे। इतना टाइम क्यों लगा रहे खड़े होने में? सारे खड़े हो जाए एक बार। जिन्होंने एक बार भी हाथ खड़े किए वो बैठ जाइए। अभी भी लोग अभी भी डाउट में है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैंने हाथ खड़े किए हैं कि नहीं किए हैं। कोई सजा नहीं, बैठ जाइए। कोई सजा नहीं मिलने वाली है, या कोई सजा नहीं आप अपनी इच्छा से आ रहे हैं, हम जबरदस्ती नहीं ला रहे, कुछ नहीं ला रहे। इतना क्यों डर रहे हो? हाँ इतना क्यों डर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाथ खड़ा कराते तो डरते हैं, नहीं कराते तो भी डरते हैं। कुछ बोल ही नहीं रहे हो। एक अधिकारी की पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हो, कम से कम इतना कॉन्फिडेंस रखे। कुछ आता है तो हाथ खड़ा कीजिए, नहीं कर ले पूछ रहे तो भी हाथों खड़ा। हाथ खड़ा करने का कॉन्फिडेंस तो रखिए। अभी से डर लग रहा है कि हाथ खड़ा करूंगा पूछेंगे तो आएंगे नहीं। आता है फिर भी, कई कैंडिडेट तो ऐसे मैं देखता हूं आता है फिर भी हाथ खड़े नहीं करते हैं। क्यों? कॉन्फिडेंस की कमी। क्यों? कम से कम एक चीज यहां से बिल्ड करके जाओ भी। इतना नहीं आता कोई आपने खड़ा हुआ चूक गए, बोलना नहीं आया, अटक गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खड़े खड़े होने का कॉन्फिडेंस दिखाइए। ये एक डर है। डर मैंने आपको पहली क्लास में बोला था, नॉलेज की वजह से पीछे नहीं रहता। किसकी वजह से पीछे रहता है इंसान? डर की वजह से। उस डर को बाहर निकालना है। खड़े होने में डर लग रहा है, हाथ खड़े होने में डर करने में डर लग रहा है। डर तो बाहर निकालो पहले। ठीक है, अभी अभी जिनको याद है ट्रिक वो हाथ खड़े कीजिए एक बार। देखो, अब ज्यादा हाथ खड़े हुए। ट्रिक याद है ये? जिन्होंने हाथ खड़ा किया उनको याद है? हाँ एक बार आप बताइए। सिंपल सी तो ट्रिक थी, एक लाइन की। बस इतनी सी तो एक लाइन थी, उसके लिए भी डर लग रहा है आपको। बैठो, गुड। मैंने एक ट्रिक लिखाई थी, अगर आपको एक लाइन याद हो जाएगी तो आपको सारी की सारी अनुसूचियां क्रम से याद हो जाएगी, यही बताया था। और एक सिंपल सी ट्रिक थी जिसको याद रखना था, SS और SC जनसभा से बदला पंचनगर। देखो यहां पर पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, यही था। जहां जहां मैंने अंडरलाइन किया वहां एक एक अनुसूची है। यहाँ पर SS और SC जनसभा से बदला पंचनगर। एक बार वापस रिपीट करते हैं। इस S से क्या मतलब था? स्टेट। जितने भी सारे स्टेट है उन सबकी सूची दे रखी है, अनुसूची यानी सूचियां दे रखी है। पहली अनुसूची में सारे के सारे स्टेट के नाम दे रखे। टोटल कितने स्टेट है? 28। और कितने संघ राज्य क्षेत्र है? 8। दूसरा इसका मतलब क्या था? सैलरी, वेतन भत्ते। जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी उनके वेतन भत्ते का उल्लेख कहां पर मिलेगा हमें? सेकेंड अनुसूची में। हमने सारा वो भी पढ़ा था, किसका वेतन कितना है। राष्ट्रपति का कितना पढ़ा था?
5 लाख। उपराष्ट्रपति कितना पड़ा था? 0। कितना पड़ा था? उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? 0 लिखना है। कितना है? उसको जो वेतन मिलता है कितना मिलता है? 0। 4 लाख रुपए मिलता है, वो किसके तौर पर मिलता है? राज्यसभा के सभापति के तौर पर मिलता है। बाकी उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? 0 लिखना है। ठीक है। इसके बाद हमने ओ पढ़ा था। ओ में क्या था? ओथ। ओथ का मतलब क्या होता है? शपथ। ठीक है। जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी उनकी शपथ का प्रारूप का उल्लेख हमें यहां मिलता है। मैंने कहा 3 अधिकारियों का उल्लेख यहां पर नहीं मिलता। कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। प्रधानमंत्री और मंत्री 2 तरह की शपथ लेते हैं। पद की शपथ भी लेंगे और दूसरी गोपनीयता की शपथ भी लेते हैं। ओथ। क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद आर से क्या था? राज्यसभा की सीटें कितनी? हर राज्य से अलग अलग सीटें हैं, तो किस राज्य से कितनी सीटें हैं उसका उल्लेख हमें कहां मिलेगा? इसमें। राजस्थान में कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। राजस्थान में टोटल 10 सीटें हैं यहां पर। ठीक है। एससी से क्या था? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन क्या है, उससे संबंधित नियम लिख रखे हैं। वो सारे नियम कहां मिलेंगे हमें? यहां पर। इस जन में 4 जनजातीय राज्य थे। उन 4 राज्यों के नाम पता होना चाहिए। वो कौन थे? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। याद है सभी को? असम, मेघालय, त्रिपुरा और। यहां से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, कौन सा स्टेट शामिल नहीं है या इनमें से कौन सा स्टेट शामिल है। इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर है? इस स से क्या पढ़ा था हमने? शक्तियों का विभाजन। किसके पास कितनी शक्तियां है? केंद्र के पास कितनी शक्तियां है? किस विषय पर केंद्र कानून बना सकता है, किस विषय पर राज्य कानून बना सकता है, और किस विषय पर दोनों ही कानून बना सकते। 3 तरह की सूचियां पड़ी थी। कौन कौन सी थी वो? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ऐसे विषय जो तीनों सूची में नहीं लिखे उनको क्या बोलते हैं? अवशिष्ट विषय। और उस पर कानून कौन बना सकता है? केंद्र बना सकता है। आप मुझे बता सकते हो तीनों में कितने कितने विषय थे? एक कोई भी हाथ खड़ा करके, हाथ खड़े कीजिए जिनको भी आता है। बहुत अच्छे। आप पीछे, हाँ, नाम बताइए पहले तो आप सबका। आपका? सरदार चौधरी। बहुत बढ़िया। 2 नाम, नाम भी सरदार है इनका। हाँ, कितने विषय आपको पता है क्या? बताइए। हाँ, वेरी गुड। 52। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो 98, 59 एंड 52 ये वर्तमान में विषय है। मूल रूप से कितने विषय थे? 97, 66 और 47। वापस रिपीट करते हैं। 97, 66 और, याद हो जाएगा। एक बार साथ में वापस रिपीट कीजिए। 97, 66 और 47। मूल रूप से तीनों सूचियों में 97, 66 और 47 विषय थे। वर्तमान में 98, 59 और 52 ये विषय लिखे हुए हैं। जो विषय इनमें नहीं है वो सारे क्या कहलाते हैं? अवशिष्ट विषय। और अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र सरकार का है। ठीक है। भाषा से क्या हमने पढ़ा था? संवैधानिक रूप से जिन भाषाओं को मान्यता मिली उनकी सूची 8वीं अनुसूची में है। तो सवाल बहुत बार पूछा जाता है 8वीं सूची में किसका उल्लेख है? संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख। और वो टोटल भाषाएं कितनी है? 22 भाषाएं। प्रारंभ में कितनी थी? 14 भाषाएं थी। 15 से लेकर 22 तक बाद में जोड़ी गई, जिसका मैंने एक एक बताया था आपको। सबसे पहले कब जोड़ी गई? 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में। और कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो 15वीं भाषा कौन सी थी? सिंधी। 15वीं के बारे में ही पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद 3 भाषा जोड़ी गई कॉमन। कौन सी? कॉमन मतलब कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। उसके बाद 4 भाषाएं और जोड़ी गई। MBDS। एम से मैथिली, बी से बोडो, डोगरी, संथाली। बोडो कहां पर बोली जाती है? असम के कुछ क्षेत्रों में बोडो यहां पर बोली जाती है। क्लियर है? मैथिली, बिहार का कोई क्षेत्र है वहां पर मैथिली, मिथिला क्षेत्र है वहां पर मैथिली बोली जाती है। यहां तक हमने क्लियर कर लिया था। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? कोई डाउट? हाँ, तो डाउट पूछ सकते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जो बाद में जोड़ी गई 9th, 10th, 11th एंड 12th। ठीक है। आज इसको कर लेंगे। हमारे पास कब तक है बेच? 1 बजे तक है ना, या 1:30 बजे तक? 1:15 बजे तक है। ठीक है। तो ये छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं बचा, 4 ही बची। तो इसके साथ हम अगला टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो 9वीं अनुसूची लिखिए। 9वीं अनुसूची बड़ी महत्वपूर्ण है, कई बार खबरों में रहती है, पूछा जाता है सवाल। देखो पहला सवाल तो यहीं से बनता है। मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी? 8। बाद में जोड़ी गई 9वीं अनुसूची। तो बाद में जोड़ी गई तो कब जोड़ी गई? पहला सवाल क्या बन जाएगा? कब जोड़ी गई? तो संविधान में संशोधन करना पड़ता है। संविधान में कुछ भी नया जोड़ना है या हटाना है तो संविधान में संशोधन किया गया। पहला संविधान संशोधन इसी के लिए हुआ। पहला संविधान संशोधन हुआ। संविधान में पहला संशोधन किया। संविधान लागू कब हुआ? 1950 में। 1951 में पहला संशोधन हुआ और एक 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो लिख दीजिए प्रथम संविधान संशोधन।
प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, अब इसमें है क्या, दूसरा सवाल ये आ रहा है कि इसमें क्या है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर पॉइंट क्या लिखा हुआ है, तो यहां से थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना, क्योंकि ये सीधा सीधा मैच करेगा नहीं। से आपको संपत्ति याद रखना, क्या याद रखना, संपत्ति याद रख लेंगे। से स नहीं बन रहा, से बन रहा है, पर क्योंकि हमारी ट्रिक में ये फिट हो रहा है। ठीक है, संपत्ति, या फिर इसको आप याद रखना, ये संपत्ति से जुड़ा भी था और भूमि अधिग्रहण से जुड़ा था। मूल रूप से ये था भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानून, उससे संबंधित था ये भूमि भूमि अधिग्रहण में लिखे, इसको भूमि सुधार से संबंधित लिखिए, भूमि अधिग्रहण थोड़ा अलग हो जाएगा, भूमि सुधार से संबंधित कानून। भूमि सुधार से इस 9वीं अनुसूची में यह व्यवस्था की गई कि भूमि सुधार से संबंधित जो भी कानून बनाएंगे उस कानून को किस में रखा जाएगा, 9वीं अनुसूची। तो अब पूरी एक सूची बनी हुई है, लिस्ट, लगभग अभी 284 कानून इसमें डाले हुए हैं। ठीक है ना, तो ये सारे कानून इसमें डाल दिए और इसमें एक व्यवस्था की है। देखो आपको पता होगा, जब देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो एक मूल अधिकार यह भी था, संपत्ति का अधिकार। कौन सा था, संपत्ति का अधिकार का मतलब आपको आपकी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता, भूमि छीनी नहीं जा सकती थी। ठीक है, और जब देश आजाद हुआ तो सारी जो जमीनें थे बड़ी बड़ी, जैसे पूरा गांव है, तो एक गांव की जमीन पूरी एक जमींदार की होती थी। किसकी होती थी, जमींदार उस जमीन का मालिक है, बाकी वहां के सारे जो लोग थे, वो जो खेती कर रहे थे, वो मजदूर के रूप में होते थे, उनकी जमीन नहीं होती थी। तो क्योंकि पहले राजशाही थी, राजशाही थे, राजा थे, राजा के नीचे जमींदार थे, तो गांव असल में लोगों के भले ही थे, पर वो जमीन पर अधिकार कब्जा किसका होता था, जमींदार का। तो हमें सबसे पहले जरूरत पड़ी भूमि सुधार की, कि भूमि का वितरण होना चाहिए, भूमि लोगों के पास जानी चाहिए। तो भूमि सुधार कानून, भूमि सुधार के लिए करना क्या पड़ेगा, जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए करना क्या पड़ेगा, जमींदार से जमीन लेनी पड़ेगी और फिर लोगों में बांटनी पड़ेगी, यही करना पड़ेगा। लेकिन जमींदार से जमीन लेने का मतलब क्या, उसका अधिकार छिन रहा है, कौन सा, संपत्ति का अधिकार, जो उसका फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है। यहां पर कह दिया गया कि अगर हम भूमि सुधार से संबंधित कोई भी कानून बनाते हैं, वो 9वीं अनुसूची में रखा जाएगा और उसकी न्यायिक समीक्षा, इस मामले पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो वहां से ये अधिकार छिन गया। तो यहां ये व्यवस्था बनाई गई कि 9वीं अनुसूची में जो भी कानून रखे जाएंगे वो कोर्ट में मामला नहीं जा सकता है। क्लियर है यहां तक। लेकिन फिर इसका भी दुरुपयोग होने लगा, इसमें कोई भी कानून कि भी कोर्ट में नहीं चले जाए, तो सारा कानून बना बनाकर किस में रखने लग गए, 9वीं अनुसूची में, क्योंकि 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी। अनुच्छेद 31B में ऐसा लिखा हुआ है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ टाइम पहले इस व्यवस्था को, ये 9वीं अनुसूची इसी के लिए जानी जाती थी। आज भी कुछ लोग बात करते हैं कि आरक्षण से संबंधित कानून बना दो 50% या 60%, और उसको कहां पर डाल दो, 9वीं अनुसूची। लेकिन अब वर्तमान में स्थिति यह है कि 9वीं अनुसूची की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा हो सकती है या नहीं हो सकती है। अब पहले नहीं हो सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसमें यह बताया, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि 9वीं अनुसूची की भी न्यायिक समीक्षा, अभी आगे हम ये सारे टॉपिक पढ़ने वाले कि न्यायिक समीक्षा होता क्या है। न्यायिक समीक्षा मतलब सुप्रीम कोर्ट की एक पावर है जिसके तहत वो किसी भी कानून की जांच कर सकता है कि संविधान के अनुसार है या नहीं है। अब सरकार ने कोई कानून बनाया है, पहले इसमें डाल देते थे तो जांच कर पाता था क्या सुप्रीम कोर्ट, इस कानून में लिखा कि नहीं कर सकता, लेकिन अब कर सकता है। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट लिखिए जहां से सवाल पूछा जाता है। भूमि संबंधित कानूनों का उल्लेख इसमें था, पूर्व में इस अनुसूची में शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी। न्यायिक समीक्षा समझ गए, यानी सुप्रीम कोर्ट जांच नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, न्याय देने के साथ साथ यह भी है कि संविधान के अनुसार व्यवस्था चल रही है कि नहीं है, कानून संविधान के अनुसार नहीं है या नहीं, अगर नहीं है तो उसे रद्द कर सकता है। ठीक है, तो कानून की जांच करना यह भी इसका काम है। तो न्यायिक समीक्षा यही होता है, समीक्षा करना, किसी भी कानून की समीक्षा करना। अगर वो संविधान के विरुद्ध है तो उसको रद्द कर सकता है।
पूर्व में इस अनुसूची में शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर सकता था, बाहर रखा गया। इसलिए ये बहुत बहुत चर्चित अनुसूची थी। कुछ भी कानून बनाते जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं करानी होती थी, वो कहां रखते थे? 9वीं अनुसूची में। दो हजार सात में, सन याद रखना कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया। ठीक है, 2007 में, केस का नाम लिख रहा हूं, ये केस का नाम एग्जाम में पूछा जाता है। अब तमिलनाडु के व्यक्ति होंगे इसलिए इस तरह का नाम आ रहा है, आई आर कोयलो। ये नाम याद रखना क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में। आई आर कोयलो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद। पॉलिटी में जो सवाल पूछे जाते थे, कुछ सवाल किसी केस से रिलेटेड भी आता है कि ये जो बात थी ये किस केस में बोली गई, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा केस था। तो ये केस का नाम लिख रहा हूं। केस का नाम, एक तरफ एक पार्टी होती है बनाम दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी तमिलनाडु स्टेट था, तमिलनाडु राज्य। एक तरफ तमिलनाडु राज्य था, एक तरफ ये व्यक्ति थे जिनके केस था। केस सुप्रीम कोर्ट में गया और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9वीं अनुसूची की भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगर न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है। अगर न्यायिक समीक्षा नहीं करेंगे तो आप तो सारे कानून बना बनाकर कहां पर डाल देंगे? 9वीं अनुसूची में। फिर सुप्रीम कोर्ट का काम क्या रह जाएगा? इसलिए 9वीं अनुसूची की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ये निर्णय कब सुनाया उन्होंने? 2007 में। लेकिन एक बात और बोली कि ये कानून की समीक्षा हम 2007 से नहीं, 1973 से कर सकते हैं। कहां से कर सकते हैं? 1973 के बाद भी आपने कोई कानून अगर इस अनुसूची में डाला है तो उसकी भी समीक्षा की जा सकती है। अब यहां पर सवाल यह है कि 1973 से क्यों, उसके पहले से क्यों नहीं, या उसके 2007 से क्यों नहीं, है ना? तो उसका रीजन भी बताता हूं आगे। पॉलिटी भी बहुत लंबा चलने वाला है। एक बहुत महत्वपूर्ण केस था 1973 का, जिन्होंने पढ़ी होगी बताओ कौन सा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। एक ये पढ़ा है सभी ने, सुन रखा है क्या? थोड़े टाइम पहले केशवानंद भारती जी एक सन्यासी थे, उनका निधन भी हुआ था, चर्चा में रहा था। टेलीग्राम पे भी हमने कुछ उसका, अभी 24 अप्रैल गया था, अभी 24 अप्रैल अभी निकला है। 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट का भारतीय न्यायिक इतिहास का सबसे बड़ा फैसला आता है। अब तक सुप्रीम कोर्ट का जो 75-73 साल का इतिहास रहा है उसमें सबसे बड़ा कोई फैसला माना जाता है सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, वो यही था। सबसे बड़ा फैसला कौन सा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। पहली बार, पहली और अंतिम बार, न तो उससे पहले न उसके बाद, न भूतो न भविष्यति, उसके पहले भी नहीं और उसके बाद में भी नहीं। इतनी बड़ी बेंच, सुप्रीम कोर्ट की इतनी बड़ी बेंच कभी नहीं बैठी थी। 13 जज उसमें बैठे थे। कितने? नॉर्मली कभी एक जज भी फैसला सुनाता है, कभी बार 2 भी होता है, बाकी सामान्य थे 3, 5, 7 इस तरह से चलते हैं। जब कोई बहुत बड़ा केस सुप्रीम कोर्ट में आता है, जब संविधान की व्याख्या करनी होती है, तब 5 जज बैठते हैं। कितने जज बैठते हैं? 5 जज बैठते हैं। नॉर्मली जितने भी केस होते हैं उसकी 5 जजों की बेंच क्या होती है, उसकी सुनवाई करती है। कोई बहुत महत्वपूर्ण केस आ जाता है तब 7 जज बैठते हैं। कितने? और बहुत रेयर केसों में ऐसा होता है कि 9 जजों की बेंच भी होती है। कितने जजों की? उस केस में 13 जजों की बेंच थी। कितने की? और आज तक कभी भी 13 जजों की बेंच न उसके पहले बैठी थी और बहुत ऐतिहासिक निर्णय दिया था कि जिसको, उस निर्णय को हम आगे पढ़ेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचे का सिद्धांत, मतलब संविधान के कुछ ऐसी बातें हैं, संविधान के कुछ ऐसे मूलभूत तत्व है जिसको सरकार कभी भी संशोधित नहीं कर सकती है, संसद कभी भी संशोधन नहीं कर सकती, कभी भी नहीं हटा सकती है। कुछ कानून ऐसे, उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट हमेशा कर सकता है, लेकिन उसका उल्लंघन इस 9वीं अनुसूची में हो रहा था। कुछ कानून बनाया और 9वीं अनुसूची में डाल दिया और बोल दिया कि इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते हैं। अब आपने ऐसा कोई कानून बना दिया जो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, ये तो संविधान के खिलाफ हो गया। आप तो संविधान ही बदल देंगे इस तरीके से। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में यह निर्णय दिया कि जब वो निर्णय आया था 24 अप्रैल 1973 के बाद से, उसके बाद से जितने भी कानून होंगे उसकी सारी की सारी न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, क्योंकि वो निर्णय उस तारीख से आया था कि अब मूलभूत ढांचा, और क्योंकि न्यायिक समीक्षा किस तरह का है, न्यायिक समीक्षा अपना आप में मूलभूत ढांचे का हिस्सा है, तो हम न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। मेरी बातें समझ में आ रही है कि थोड़ी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूं? समझ में आ रही है बातें? आसान भाषा में ही बोल रहा हूं, हिंदी में ही बोल रहा हूं, मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी। न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या हुआ?
आगे डिटेल में पढ़ने वाला, अभी सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूं। न्यायिक समीक्षा का मतलब सरकार, संसद कोई भी कानून बनाती है उसकी जांच करना। समीक्षा का मतलब क्या होता है? जांच करना। क्या जांच करना? कि कानून जो बना है वो संविधान के अनुसार है या नहीं है। अगर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट इतना पावरफुल है कि संसद इतनी पावरफुल होते भी उसके कानून को रद्द करने का उसके पास अधिकार, ये अधिकार उसके पास कहां से आता है? संविधान ने दिया है। तो ऐसा कोई भी कानून, संविधान सुप्रीम कोर्ट को यह ताकत देता है कि ऐसा कोई भी कानून जो संविधान के विरुद्ध हो उसको आप रद्द कर सकते हैं। इस पावर को क्या कहते हैं? न्यायिक समीक्षा। क्या कहते हैं? न्यायिक समीक्षा। सरकार ने एक ऐसा कानून बना दिया, एक ऐसी अनुसूची बना दी कि ये 9वीं अनुसूची है, कोई भी कानून अगर हम इस अनुसूची में डाल दे फिर इसकी समीक्षा नहीं कर सकते। तो कौन से संविधान की कौन सी बात का उल्लंघन हो रहा है? न्यायिक समीक्षा वाली बात की भी आप जांच कर सकते हो, उसका उल्लंघन होगी। आप सारे कानून इसमें डाल दोगे, फिर सुप्रीम कोर्ट का काम क्या रह जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में कहा कुछ ऐसी बात है जिसका उल्लंघन कभी भी नहीं हो सकता है, उसमें से एक न्यायिक समीक्षा भी है। और 9वीं अनुसूची क्या करती है? न्यायिक समीक्षा का उल्लंघन करती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में निर्णय दिया कि 9वीं अनुसूची की भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। समझ में आ गई? बात इतनी सी थी, मैंने बस घुमा फिरा के बहुत लंबे में आपको बताया है, पर समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया? 2007 में क्या कहा है? 9वीं अनुसूची की भी न्यायिक समीक्षा। अब याद रहेगा या भूल जाओगे? सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तमिलनाडु राज्य वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973, ये डेट ऐतिहासिक है। समझ में आ गया क्यों है? एक ऐतिहासिक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का। ये फैसला ऐसा ऐतिहासिक फैसला था कि इस फैसले के कारण आपके और मेरे अधिकार बचे हुए, नहीं तो आपके और हमारे अधिकार सरकार कब की खा जाती। आपको और हमें इतना बोलने का अधिकार भी नहीं होता। इस फैसले ने हमारे और आपके अधिकार बचाए हैं, इसलिए इस फैसले को बहुत ऐतिहासिक। अब तक तो सरकार ऐसे ऐसे कानून बना चुकी होती, शायद मूल अधिकार रहते ही नहीं, नाम के पड़े रहते हैं। आपके और मेरे मूल अधिकार कब के खत्म हो चुके होते हैं अगर ये फैसला नहीं होता सुप्रीम कोर्ट का, ये केशवानंद भारती नहीं होते तो, है ना। तो ये बहुत ऐतिहासिक फैसला माना जाता है। नागरिक के तौर पर भी, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का नहीं, नागरिक के तौर पर भी आपके और हमारे अधिकार को बचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? इस 24 अप्रैल की डेट को। इसलिए बहुत ऐतिहासिक तिथि है ये 24 अप्रैल। हम सामान्य 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस याद रखते हैं, ये भूल जाते हैं। के पश्चात, क्योंकि सिद्धांत ही इस डेट को दिया था, तो इसके पहले ये लागू नहीं हो रहा है, इसके बाद ही लागू हो रहा है। क्योंकि इसके पहले ये सिद्धांत था नहीं, मूलभूत ढांचे का सिद्धांत इसके पहले था नहीं, इसके बाद लागू हुआ। इसलिए इस तारीख से सबकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। 24 अप्रैल 1973 के पश्चात जो भी कानून 9वीं अनुसूची में रखे गए, उन सब की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का काम क्या है? एक तो नाम से पता चल रहा है, न्याय, न्याय की जो सर्वोच्च अदालत है वो कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय। इसके अलावा संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? संविधान की व्याख्या करने का अधिकार, संविधान की रक्षा करने का दायित्व भी किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट। और उससे भी बड़ी, हम सभी नागरिकों के अधिकारों की, मूल अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व भी किसके पास है? सरकार तो मूल अधिकार छीनने की कोशिश करती है, बचाने की कोशिश कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। इसलिए हमें ज्यादा समर्थन किसका करना चाहिए? सरकार का या सुप्रीम कोर्ट का? हमारी हितैषी सुप्रीम कोर्ट है, हमारे अधिकार बचाने का काम कौन करती है? सुप्रीम कोर्ट। और ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ गलत नहीं हो सकता है, वो भी हो सकता है, पर ज्यादातर ये मानकर चलिए सरकार हमेशा हमारे अधिकार कम करने का प्रयास करेगी और सर्वोच्च न्यायालय उसे बचाने का प्रयास करेगी। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ अपने अधिकार की बात कर रही है, उसके पीछे नागरिक का हित भी रहता है, ठीक है। तो इस एक केस ने, आप सोचो देखो, इस एक केस ने हमारा कुछ भला किया क्या? इस 2007 के फैसले ने भी
इस 2007 के फैसले ने भी हमारा भला किया है क्या? क्या भला किया है? अगर कोई सरकार ऐसा कानून बना देती जो हमारे मूल अधिकार भी छीन रही है और उसको 9वीं अनुसूची में डाल देती, फिर क्या होता? कोई कुछ नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यही कानून बना। फिर तो संविधान का मतलब क्या है, फिर मूल अधिकार का मतलब क्या है? लेकिन अब उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, और अगर हमारा मूल अधिकार छीन रहा है तो उसको रद्द भी किया जा सकता है। क्लियर हो गया? ये थी 9वीं अनुसूची। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची। दसवीं अनुसूची में क्या है? दल बदल से संबंधित निरर्हता, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशंस बाद में जोड़ी गई। तो पहला सवाल तो यही आता है, कब जोड़ी गई? 52वां संविधान संशोधन 1985। पहला संविधान संशोधन के बाद दूसरी जो आगे अनुसूची जोड़ी, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? पहला संविधान संशोधन। उसके बाद 52वें संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो पहला तो यही लिख देते हैं, 52वां संविधान संशोधन। अधिनियम 1985। के तहत जोड़ी गई। दूसरा सवाल आता है कि इसमें है क्या, क्या पॉइंट्स लिख रखा है? तो इसमें लिख रखा है कि दल बदल से संबंधित निरर्हता से संबंधित प्रावधान है। दल बदल का मतलब, अगर कोई एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है, दल बदल देता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, उसको पार्टी से और अपने पद से निष्कासित कर दिया जाए, उससे संबंधित प्रावधान यहां पर लिखे हुए हैं। तो लिख देते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है? दल बदल ये शब्द लिखा हुआ निरर्हता, डिस्क्वालिफिकेशंस। इसका मतलब निरर्हता, डिस्क्वालीफाई, किस आधार पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? इसमें बहुत सारे अलग अलग नियम लिख रखे हैं इसके। कब जोड़ा गया? 1985 में। 1985 में देश के प्रधानमंत्री थे उस समय राजीव गांधी। देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, ठीक है। आप लिख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इंपॉर्टेंट आता है, आप आगे और पढ़ेंगे इसको। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? इसके पीछे की थोड़ी पृष्ठभूमि बता देता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। राजीव गांधी अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, है ना। 40 साल की उम्र में देश के प्रधानमंत्री बने थे। राहुल गांधी जी की उम्र तो अब कितनी हो गई है? कितनी हो गई? 52, 53वीं साल चल रही है मेरे ख्याल से। 1970 का जन्म है, तो अभी भी संघर्ष जारी है उनका, है ना। 53वीं साल में चल रहे हैं। इनके पिताजी जो थे 40 साल की उम्र में देश के प्रधानमंत्री बन गए, और अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। इनसे युवा कोई नहीं थे, और अब तक के सबसे भारी बहुमत से जीतने वाले भी यही थे। 400 प्लस सीटें मिली थी जब ये चुनाव में जीते थे। रीजन ये नहीं था कि बहुत पॉपुलर थे, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, सहानुभूति सारी की सारी कांग्रेस की तरफ थी, और सारी की सारी सीटें राजीव गांधी गई। इतनी भारी मात्रा में सीटें लेकर ही आए थे। लेकिन थोड़े टाइम बाद ही बहुत सारी प्रधानमंत्री बने, युवा प्रधानमंत्री थे, बहुत सारे चैलेंजेस आने लगे, युवा थे, और बहुत सारे नेता थे जो इनसे बहुत ज्यादा अनुभवी थे। धीरे धीरे नेता इनसे छूटने लगे इनकी पार्टी से, कभी इस दिल में जा रहे, कभी उस दिल में जा रहे। अभी भी देखा होगा, कोई कांग्रेस से बीजेपी में आ रहा, कोई कहां से बीजेपी में आ रहा, जिस पे कोई आरोप लगता है वो बीजेपी में आ जाता है ना। पार्टी बदलते ना चुनाव से पहले, जैसा आपने देखा होगा पार्टी बदल देते हैं लोग।
तो उस समय भी बहुत ज्यादा हो रहा था, पार्टी बदल रहे थे। उसके पहले पहले कांग्रेस का एक छत्र राज था। उसके पहले इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, एक छत्र राज था कांग्रेस का। पार्टी बदलने की जरूरत कहाँ है? लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? सत्ता की मलाई खाने के लिए। लोग ज्यादातर पार्टी बोलते हैं ना, विचारधारा, इस आइडियोलॉजी से मेरा मैच नहीं खा रहा है, हमारी मेरी विचारधारा से विचारधारा विचारधारा कुछ नहीं। इतने 20 सालों से तो उस पार्टी में विचारधारा मैच खा रही थी, एकदम से विचारधारा मन उठ गया उस पार्टी से। उनको पता कि सत्ता इनकी आने वाली, सत्ता इनके हाथ में है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पर राजस्थान में चुनाव हुआ, ठीक है, कोई कांग्रेस का विधायक था और सरकार बीजेपी की आ गई, तो वो क्या चाहेगा? या फिर कोई दूसरी छोटी छोटी पार्टी के ज्यादातर बीएसपी वाले, जैसे अभी राजस्थान में अभी जो सरकार चल रही है, बीएसपी के सदस्य थे वो सारे 6 सदस्य तो किस में आ गए? कांग्रेस में शामिल हो गए। क्यों? सरकार के साथ शामिल कौन नहीं होना चाहेगा? पार्टी बदल दी। लेकिन अगर ऐसे पार्टी, जैसे आपने मान लो कि आपने वोट दिया किसी एक, आपने कांग्रेस को या बीजेपी को वोट दिया, उसके विधायक को वोट दिया, क्या वो कांग्रेस का है? जैसे ही सरकार बनी वो बीजेपी में आ गया, आपके साथ क्या हो गया? धोखा हो गया आपके साथ। आपने तो कांग्रेस का देकर वोट दिया था, वो बीजेपी में चला गया, आपके साथ धोखा हो गया। तो ऐसे बहुत सारे नेता उस समय बहुत ज्यादा ऐसा करने लगे, कोई कब दल बदल रहा, कोई कब, है ना। उस समय आपने अगर 11वीं 12वीं आपकी पॉलिटिकल साइंस रही तो एक उदाहरण बहुत फेमस पड़ा होगा, गयाराम जी का। इन्होंने एक दिन में 3 बार पार्टी बदली। इन्होंने एक, है ना, एक पार्टी में थे, दिन में इनका मूड चेंज हुआ, दूसरी पार्टी में चले गए, ठीक है। फिर थोड़े टाइम बाद, कुछ घंटे बाद फिर मूड चेंज हुआ, फिर दूसरी पार्टी में चले गए, और शाम को होते होते वापस उसी पार्टी में आ गए। एक ही दिन में कितनी बार पार्टी चेंज कर ली, है ना। लोग, मतलब एक जुमला फेमस हो गया ना, है ना, ऐसा कि अभी ये गया राम थे, अभी आया राम हो गए, और वापस वापस क्या हो गए? आया राम गया राम। तो उस समय ये फेमस हुआ कि आया राम गया राम की राजनीति। अभी इस दल में आया, वापस चला गया। पहले आया कि हाँ ये सरकार जीत सकती है, उसमें चला गया, नहीं जीती, वापस आ गया। आया राम गया राम। इससे नुकसान किसका हो रहा है? वास्तव में देश की जनता के साथ धोखा हो रहा है, लोकतंत्र के साथ धोखा हो रहा है, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है ना। लोग, जिस पर लोगों का विश्वास उठ रहा है राजनीतिक पार्टियों से, राजनीतिक इस लोकतंत्र के सिस्टम से लोगों का विश्वास उठता है, तो फिर एक कानून की जरूरत पड़ी। उस कानून को क्या कहा है? दल बदल। अगर कोई दल बदलता है इस तरह से पार्टी से, उसकी सदस्यता ही रद्द कर दो। कोई विधायक था, अब इस पार्टी से में आ गया, उसकी विधायक की सदस्यता ही खत्म कर दो। कोई संसद सदस्य था, अगर दूसरी पार्टी में जाता, उसकी सदस्यता ही रद्द कर दो, और चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दो। इस डर से कोई पार्टी बदलेगा क्या? वो तो सरकार में जाने के लिए बदल रहा, उसकी सदस्यता ही रद्द कर दी, फिर क्या? तो एक कानून लेकर आया कि अगर कोई पार्टी बदलता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। दल बदल से संबंधित निरर्हता, निरर्हता मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उसको, अगर दल बदलता है तो। पहली बार जब कानून बना है तो उसमें यह रखा कि कोई भी एक सिंगल व्यक्ति पार्टी नहीं बदल सकता है। लेकिन अब मान लो कि पार्टी चेंज कर रहे हैं, पार्टी इस तरह से भी एक जना नहीं जा रहा है, ठीक है, 100 लोगों की पार्टी है, पूरे 100 लोग सदस्य उसमें, उसमें से 40-50 लोग एक साथ ये हो गए भाई हम पार्टी चेंज कर रहे हैं। तो उसमें पता चला कि जो जो पार्टी के लोग पीछे कम बचे और ज्यादातर इन्होंने पार्टी बदल दी। समझ में आ रही बात? अगर एक व्यक्ति बदलता है तो समझ में आता है कि पार्टी बदल रहा है, लेकिन सारे के सारे लोग उस पार्टी से संतुष्ट नहीं और सारे के सारे आना चाहते हैं। उनका भी तो अधिकार है कि वो किस विचारधारा और किस पार्टी के साथ रहना चाहे। लेकिन 10 में से 9 लोग कहते हैं हम दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं, तो किसकी बात सुनी जाएगी? उस एक व्यक्ति की। वो कहेगा कि नहीं पार्टी नहीं बदल सकते। 9 व्यक्ति कह रहे हैं पार्टी चेंज करेंगे, किसकी सुनी जाएगी? 9 की सुनी जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि 10 में से 5 कह रहे कि हम नहीं जाएंगे, 5 कह रहे हम जाएंगे, तो किसकी सुनी जाएगी? है? तो इसके लिए कुछ नियम तो होना चाहिए, कितने लोग जाए। एक नियम बनाए भी, इतने लोग अगर पार्टी बदल देते हैं तो फिर उसे पार्टी बदला हुआ नहीं माना जाएगा और उसकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। शुरुआत में नियम था कि 1/3 लोग भी पार्टी चेंज कर लेते हैं। अगर 1/3, 100 में से कितने? 33, है ना, 34 मान लीजिए। अगर 100 में से 34 लोग भी पार्टी बदलते हैं तो फिर उसे दल बदल नहीं माना जाएगा और सदस्यता नहीं जाएगी। शुरुआत में ये कानून था। मतलब 34 लोग, अगर 100 में से अगर 1 बदल रहा है, 2 बदल रहा है, तो सदस्यता जा सकती है। लेकिन अगर 34 लोग बदल रहे हैं तो उसे दल बदल नहीं माना जाएगा। माना जाएगा कि इस पार्टी का एक हिस्सा विलय हो गया और उनकी सदस्यता नहीं जाती थी। तो प्रारंभ में, इसमें लिख दीजिए, प्रारंभ में 1/3 सदस्य पार्टी के कुल 1/3 सदस्य, ऐसा लिख दीजिए, सदस्यों द्वारा
दल बदलने पर उसे दल बदल नहीं माना जाता था। दल बदल नहीं माना जाता और दल बदल से संबंधित कानून उस व्यक्ति पर लागू नहीं होता था। ठीक है, दल बदल नहीं मानने का मतलब उस पर वो कानून लागू नहीं हो रहा है। बाद में एक संविधान संशोधन करके इस प्रावधान को चेंज कर दिया। कौन सा था? 91वां संविधान संशोधन 2003। उसमें ये चेंज कर दिया गया कि एक तिहाई नहीं, अब एक तिहाई भी देखो, 100 में से 33 को तो मना सकते हैं आराम से। जैसे अभी नॉर्मली यहाँ पर इससे क्या सरकार बनाना आसान हो गया। जैसे मान लो किसी की सरकार में 5 लोग 7 लोग कम पड़ रहे हैं। आज के टाइम में अगर हमारे बहुत राजनीतिक कद्दावर नेता है अमित शाह जी, उनको को भी 20-30 लोग तोड़ने हैं, उनके लिए मुश्किल काम है क्या? कांग्रेस से 20-30 लोग, अब जैसे बीजेपी की सीटें मिली है 74 सीटें, कांग्रेस को मिली है फिक्स 98-99 सीटें उनकी थी। बहुमत किसी को नहीं मिला, भी 25 लोग लाने हैं, उनके लिए 25 लोग मुश्किल नहीं है। 25 लोग यहाँ पे से तोड़ना मुश्किल नहीं होता है। तो लोगों ने, बड़े बड़े ऐसे धुरंधर नेताओं ने 25 लोग, 1/3 लोग तो यूं आसानी से तोड़ देते थे। अब 1/3 लोग तोड़ने का मतलब है कि पार्टी सदस्यता जाने का खतरा नहीं है। तो ये भी होने लग गया, इसका भी वापस दुरुपयोग होने लग गया कि पहले एक एक दो दो लोग आते हैं, पूरे बल्क में आते हैं। तो 1/3 का भी दुरुपयोग होने लग गया, 1/3 भी पार्टी चेंज करने लगे, उससे सदस्यता भी नहीं जा रही और पूरे पार्टी का एक धड़ा जा रहा है। जैसे मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर कुछ अपने सदस्य लेकर सारे के सारे किधर आ गए। पर वो इतनी सदस्य 1/3 तो हो जाते, लेकिन अब कर दिया है 2/3। अब कितना कर दिया? 2/3 का मतलब कितना होता है? 100 में से 66, 67 मान लीजिए आप, 66.66 यानी 67 लोग। अब ये नियम बना देगा, जब तक 2/3 लोग यानी 100 में से 67 लोग पार्टी चेंज नहीं करते तब तक उसे दल बदल ही माना जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर भी आ गए, उन सबकी सदस्यता चले गई, वापस चुनाव लड़ा, जीत कर बीजेपी में आ गए। ठीक है, लेकिन सदस्यता एक बार तो चली गई, उसका भी दुरुपयोग हुआ देखो कि फिर भी लोग आ गए। लेकिन 1/3 तोड़ना बहुत आसान था और ये ऐसा हो रहा था। इस कानून को चेंज करके क्या कर दिया था बाद में, 2003 में इसे बदल कर 2/3 सदस्य कर दिया गया। इसका मतलब समझ में आ गया? इसका मतलब यह है कि जब तक 2/3 सदस्य से कम है तब तक उसे दल बदल के आधार पर उसकी सदस्यता खारिज की जा सकती है, जब तक 2/3 सदस्य नहीं आएंगे। अब देखो, जब बीएसपी के 6 लोग थे, अब इसमें 6 सदस्य ही हैं, तो 6 में से एक अगर पार्टी बदलते तो क्या होगा? सदस्यता रद्द हो जाएगी। 2 अगर पार्टी बदलते हैं तो भी रद्द हो जाएगी। 3 बदलते हैं तो, 4 बदलते हैं तो तब नहीं होगी। अब समझ में आया? 6 में से 4 2/3 हो जाएगा। तो 4 लोग अगर पार्टी बदल देते हैं उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। या तो 6 के 6 पूरे के पूरे ही मिल गए थे तो पार्टी सदस्यता जाने का कोई खतरा भी नहीं था। अब वो पहले बीएसपी के थे, अब किसके हो गए? कांग्रेस से हो गए। दल बदल गया लेकिन सदस्यता नहीं जाएगी। अगर केवल 1 जाता, 2 जाता, 3 जाता, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री बड़े जादूगर हैं, एक जादू घुमाए और सारा 6 के 6 जिनके ड्रेस पहले बीएसपी की थी एकदम ड्रेस चेंज हो गई। कौन सी हो गई? कांग्रेस की ड्रेस आ गई। सबके सब एक सेकंड पहले इधर थे और एक सेकंड पहले सबकी ड्रेस चेंज हो गई और वो कांग्रेस के सदस्य बन गए और सदस्यता भी नहीं गई। क्यों? सारी की सारी सभी लोगों की ड्रेस चेंज की थी। अगर 2 की करते, 3 की करते तो नहीं हो पाता। सारे के सारे की ड्रेस चेंज हो गई और सारे के सारे 6 सदस्य इधर आ गए। क्लियर हो गया 10वीं अनुसूची? दल बदल क्या होता है, क्लियर हो गया? दल बदल से संबंधित, निर्हरता से संबंधित इसमें प्रावधान 10वीं अनुसूची में लिखा हुआ है ना। 10वीं से याद भी होता है, 10 है, दल बदल आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए 11वीं अनुसूची। पंच नगर, लास्ट में ये लिखा हुआ था। पंच से क्या याद रखना है? पंचायती राज। तो पंचायती राज से संबंधित विषय, पंचायती राज में टोटल कितने विषय हैं? 29। तो 29 विषयों की सूची दे रखी है कहां पे? इस 11वीं अनुसूची में। पहला सवाल है कि बाद में जोड़ी गई तो कब जोड़ी गई? हाँ, कौन सा संविधान संशोधन? संविधान संशोधन याद रखना कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन। 1992 लिखो या 93? 92 आता है वैसे ज्यादातर तो। ये अधिनियम 1992 का था, लागू कब हुआ?
93, 1992 में संसद में पेश कर दिया गया, 93 में जाकर ये लागू हो जाता है। इसलिए हम ज्यादातर इसकी डेट हमें 24 अप्रैल 1993 में लागू होता है, लेकिन अधिनियम जो है, कानून की डेट वो गिनी जाती है जिस टाइम संसद में पेश कर दिया जाता है। 1992 में पेश किया, 93 में लागू हो जाता है। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज के 29 विषयों से संबंधित। उनतीस विषयों की पूरी सूची दे रखी है, लिस्ट दे रखी है। अभी हमने जो 7वीं अनुसूची पढ़ी थी उसमें क्या था, केंद्र सरकार जो सबसे बड़ी सरकार है वो किन किन विषयों पर कानून बना सकती है वो लिखा था। फिर दूसरी राज्य सूची थी, राज्य सरकार जो छोटी सरकार, केंद्र सरकार से छोटी सरकार, भाग 6 में राज्य सरकार, वो किन किन पर कानून बना सकती है वो पूरी सूची दे रखी थी। इसके बाद हमने भाग 9 में पढ़ा था क्या, पंचायत। पंचायत जो है, पंचायत भी तो एक सरकार ही हुई, छोटी स्तर की सरकार है, वो भी कानून बनाने का अधिकार दिया उसको भी, वो किन किन विषयों पर कानून बना सकता है। अब गांव में नाली बनाना है, कौन बनाएगा, प्रधानमंत्री थोड़ी ऑर्डर पास करेगा वहां से। गांव में कुछ भी कार्य करवाना है वो सरपंच करेगा, ग्राम पंचायत करेगी, कौन करेगा। तो गांव से संबंधित जितने भी यहाँ पर 29 विषय हैं जो कानून बना सकते हैं, जिस पर कर सकते हैं, वो सारे 29 विषय यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है। पंचायती राज के ये विषय याद रखना, टोटल संख्या पूछ जाती है, कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। ठीक है। पंचायती राज 24 अप्रैल, ये डेट लिख दीजिए, 24 अप्रैल 1993। संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, संविधान में इस तारीख को ये लागू हो गया। और नोट डाल के ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हैं, 24 अप्रैल को हम प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस। राजस्थान में ये एक साल बाद लागू हुआ, 23 अप्रैल 1994। ठीक है। राजस्थान में जो पंचायती राज लागू किया गया वो 23 अप्रैल, तो राजस्थान वाली डेट भी लिख देना। राजस्थान में 23 अप्रैल से इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया गया, 23 अप्रैल 1994। पंचायती राज में हम 3 स्तर पढ़ते हैं। पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं, कौन कौन से, सबसे छोटे स्तर पर ग्राम पंचायत, उसके ऊपर वाले स्तर पर पंचायत समिति, और सबसे ऊपर स्तर पर जिला परिषद। तो 3 स्तर होते हैं। नगर पालिका में 3 स्तर नहीं है, वहां क्या है, 3 प्रकार कह सकते हैं, 3 स्तर नहीं है। दोनों में अंतर समझाता हूं। 3 स्तर देखो, यहां पर स्तर इस तरह से बनेंगे। सबसे छोटे स्तर पर ग्राम पंचायत, उसके बड़े स्तर पर क्या है, पंचायत समिति, और उससे बड़े स्तर पर जिला परिषद। एक जिले में बहुत सारी पंचायत समितियां होती है, और एक पंचायत समिति में बहुत सारी इस तरह की छोटी छोटी ग्राम पंचायत हमें मिल जाएगी। यानी एक जिले के अंदर बहुत सारी पंचायत समिति, एक पंचायत समिति के अंदर बहुत सारे ग्राम पंचायत, इसी तरह से होता है, एक से एक के अंदर एक होता है। लेकिन क्या यहां पर ऐसा होता है क्या कि एक नगर निगम में बहुत सारे नगर परिषद है। जैसे अजमेर क्या है, एक शहर में नगर निगम है, इस नगर निगम में बहुत सारी नगर परिषद है, ऐसा है क्या, जिले में है, नगर निगम में या फिर किसी नगर परिषद में बहुत सारी नगर पालिकाएं, वो तीनों अलग अलग होती है, तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। तो जब हम पंचायती राज के 3 स्तर की बात करेंगे, जब हम पंचायती राज की बात करेंगे तो 3 स्तर की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, पंचायती राज के 3 स्तर, और यहां पर नगर निकायों के 3 प्रकार। ठीक है। नगर निकाय के 3 प्रकार कहेंगे हम, 3 टाइप्स, और इनको हम जो बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे। जो सबसे बड़े है वो क्या हो जाएगा, नगर निगम, उसके बाद नगर परिषद, और जो सबसे छोटे स्तर पर है वो, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, वो 3 स्तर हो गए, एक के ऊपर एक है ना। और यहाँ पर तीनों में आपस में कोई कनेक्शन
नहीं है, ये हम पढ़ेंगे अभी 12वीं अनुसूची में। तो यहां से आपकी 11वीं अनुसूची होगी, टोटल 29 विषय है, पंचायती राज से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची में आप लिख दीजिए पंच नगर, लास्ट में नगर, 12वीं अनुसूची। ये 73वां था और ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। चौहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम 1994 के तहत इसको जोड़ा गया। 1992, ठीक है, 1992 ही था, 94 नहीं था। 94 में राजस्थान में लागू हुआ। 1 जून 1994। वहां पंचायती राज से संबंधित था, ये नगरीय निकायों से संबंधित। यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है वो क्या याद रखना है? 12वीं अनुसूची है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम था, नगरीय निकाय, कुल 18 विषय हैं इसमें शामिल थे। और ये जो नगरीय निकाय थे इनको भी संवैधानिक मान्यता संविधान में जोड़ा गया, संविधान में आ गई 12वीं अनुसूची के रूप में, इसलिए संवैधानिक मान्यता मिल गई और संविधान का हिस्सा बन गई। ठीक है, तो ये थी हमारी टोटल सारी 12 अनुसूचियां, 1 से लेकर 12 तक। एक बार वापस रिपीट कर ले, ठीक है, एक बार हम सिर्फ यहां से सारी रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहली अनुसूची कौन सी थी? स्टेट्स, एस से ये याद रखना, स्टेट्स याद रह जाएगा, सारे राज्य और उनका नाम। ठीक है, दूसरे एस से सैलरी, तीसरे से ओथ, ओथ यानी शपथ, आर से राज्यसभा की सीटें। ठीक है, एससी से अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण, इस जन से 4 जनजातीय राज्यों का प्रशासन, 4 राज्य कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। स से शक्तियों का विभाजन, 3 प्रकार की सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भा से 22 भाषाओं का उल्लेख है, वो 22 भाषा कौन सी है जिनको संविधान में मान्यता प्राप्त है। ठीक है ना, से क्या याद रखना है? से संपत्ति या भूमि सुधार से संबंधित कानून का उल्लेख इस अनुसूची में हमें मिलता है। वर्तमान में इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, पहले नहीं होती थी अब, लेकिन अब हो सकती है। 2007 का एक महत्वपूर्ण निर्णय था IR कोयलो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद का। बदला से क्या याद रखना है? बदला, क्या बदला? दल, दल बदला से, दल बदल से संबंधित प्रावधान है इसमें, दल बदल से संबंधित प्रावधान इसमें, इतना याद रख लोगे काम हो जाएगा। पंच से क्या याद रखना है? पंचायती राज के 29 विषय। और नगर से नगर निकाय को कितने विषय? याद हो गई सारी। क्रम से आपको याद होना चाहिए किस अनुसूची में कौन सा सवाल। अभी आपका टेस्ट लेंगे एक बार, ये अनुसूची का और भाग का कंप्लीट हो गई, इन दोनों का आपका टेस्ट होने वाला, तैयार रहना, इस हफ्ते में कभी भी हो सकता है। सिंपल सा टेस्ट होगा, टेस्ट लोगे तो आपको पता चल जाएगा सवाल किस तरह के आ सकते हैं। ठीक है ना, तो साथ साथ में आपका टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा और आपको याद, तो सारे याद होने चाहिए। इसमें नंबर के आधार पर मुझे पता चल जाएगा कौन कितनी पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो दोनों का टेस्ट होने वाला है, इसी हफ्ते होने वाला है। तो संविधान के 22 भाग कंप्लीट हो चुके हैं, संविधान की 12 अनुसूचियां कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम संविधान में एंटर करते हैं, संविधान की पुस्तक पढ़ना शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ले लें अभी। पहला टॉपिक मैं ले रहा हूं प्रस्तावना उद्देशिका। तो नेक्स्ट आप लिख सकते हैं
प्रस्तावना, इसी प्रस्तावना को हम क्या कहते हैं? उद्देशिका। और इसी को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? प्रियम्बल। प्रस्तावना हम पढ़ने वाले हैं, उद्देशिका हम यहां पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो प्रस्तावना, देखो संविधान की, हमने कहा संविधान की एक किताब है, पुस्तक है। ठीक है, ये पुस्तक हमने सबसे पहले यहां पर देखा था कि पुस्तक के बारे में हमने पढ़ा था यहां पर। ठीक है, कितने भाग है इसमें? नाम लिखा हुआ है भारत का संविधान। इसमें 22 चैप्टर है टोटल। और कितने आर्टिकल्स हैं? 395 आर्टिकल्स में ये बटा हुआ है। और पीछे कुछ अनुसूचियां दे रखी है, वो कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ये हमने इसका बेसिक, अभी जो हमने 22 भाग पढ़े वो उसका एक इंडेक्स था। क्या था? जैसे कोई भी किताब खोलते इंडेक्स आता है, पहले इंडेक्स में सारे चैप्टर के नाम लिखे रहते हैं। मैंने चैप्टर को डिटेल में पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा है अभी। अभी हमने सिर्फ इंडेक्स बताया कि इस संविधान में की पुस्तक में क्या क्या लिखा हुआ है, यही चीज बताई। इसके बाद जब हम किताब खोलते हैं तो सामान्य तो देखते हैं कि पहला पेज खोलते हैं, पहला पार्ट शुरू हो जाता है क्या? नहीं आता है। उसमें एक किताब में आपने नॉर्मली किसी भी किताब में आपने देखा होगा एक भूमिका लिखी हुई होती है, राइटर अपनी एक भूमिका लिखता है, देखा है क्या? उस भूमिका में क्या होता है? उस भूमिका में वो किताब में क्या क्या लिखा हुआ है, आपको किताब में क्या मिलेगा संक्षेप में बताता है। ऐसा ही कुछ है। कुछ लोग कहीं खोए हुए हैं, क्या बात है? कहाँ खो गए? कहाँ पर खो गए? लोगों को लग रहा है मौसम अच्छा हो रहा है। हाँ, ऐसे खोना नहीं है क्लास में। कई बार होता है ना भैया, क्या सभी लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, किसी के बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, किसी के नहीं आ रहे, तो यही रीजन है। कुछ लोग कहीं और खोए रहते हैं, पूरी पूरी क्लास में कुछ लोग 4 4 घंटे तक खोए रहते हैं। हमें जगाना पड़ता है। कहाँ? शरीर से यहीं पर है, मन से कहीं और खोए हुए हैं। तो यहां पर जिस तरह से किसी भी किताब में एक भूमिका लिखी होती है, समझ लीजिए बिल्कुल उसी तरीके से संविधान जब हम खोल रहे हैं तो पहला चैप्टर शुरू होने से पहले एक भूमिका लिखी हुई कि इस संविधान में हमें पढ़ना क्या है, इस संविधान का सार क्या है। एक तरह से क्या कह सकते हैं, प्रस्तावना जो है वो एक तरह का संविधान का सार लिखा हुआ कि इस पूरे संविधान का सार क्या है, इसकी भूमिका क्या है। तो सेम वही चीज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसकी हम शुरुआत करेंगे। हम पूरा संविधान में वास्तव में दिया हुआ क्या है, ये सारा का सारा संविधान का हम सार पढ़ने वाले, उसी को हम प्रस्तावना कहते हैं, उसी को हम उद्देशिका कह रहे हैं। तो देखते हैं हमारी संविधान की प्रस्तावना में सार में क्या लिखा हुआ है। आप में से बहुत सारे साथी होंगे जिनको याद होगा, प्रस्तावना याद है। कुछ कुछ को तो है, मुझे पता है। किन किन को एक बार हाथ खड़े कीजिए, वो बहुत अच्छी बात होती है। हाँ, जिनको याद है, 3 लोगों ने तो हाथ खड़ा किया है। प्रस्तावना कर सकते हैं, नहीं भी याद रखे कोई विशेष बात नहीं है। प्रस्तावना याद करने के लिए हो सकता है आपको इंटरव्यू में पूछा जाए, बाकी प्रश्नों में संभावना नहीं है, पर अगर आपको याद होगा तो बहुत सारे प्रश्न आप सही कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट लगाकर, थोड़ा सा प्रयास करके आप प्रस्तावना को याद किए कर सकते हैं। कोशिश करना, याद हो जाएगा। 2 3 बार ट्राई करना, मैंने 2 3 बार ट्राई किया तो याद हो गया, आप भी करेंगे तो आपको भी हो जाएगा। ठीक है ना? तो प्रस्तावना लिखना शुरू करते हैं। प्रस्तावना मेन समझने वाली चीज है। प्रस्तावना अगर समझ में आए तो हमें संविधान का बहुत सारा सार, बेसिक क्रक्स संविधान का हमें समझ में आएगा। हमारा देश कैसा है, संविधान की हमारी यहाँ पर संवैधानिक व्यवस्था कैसी है, नागरिकों के अधिकार क्या है, वो सारे के सारे इस प्रस्तावना में हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो यहां से एक सवाल से स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ पर हमारी शासन व्यवस्था में सबसे शक्तिशाली कौन है? संविधान या जनता? मैंने संविधान को बताया था कि जनता को बताया था? जनता है, संविधान नहीं है। जनता से ऊपर संविधान है कि संविधान से ऊपर जनता है? हमने कहा संविधान से ऊपर कोई नहीं है। शुरुआत में बताया था मैंने कुछ, तो उसमें भी सबसे ऊपर किसको बताया था? संविधान को या जनता को? कंफ्यूजन कैसे हो रहा है? मैंने तो ऑप्शन भी बताया, अगर ये ऑप्शन आ जाए तो क्या पढ़ना, ये ऑप्शन आ जाए तो क्या पढ़ना, ऐसा बताया था? नहीं बताया? अच्छा प्लीज। सबसे ऊपर अपने देश में सबसे ऊपर प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री बहुत पावरफुल पद है, प्रधानमंत्री बहुत पावरफुल पद है, लेकिन उससे वो सबसे ऊपर है क्या? है ना? वो ऐसा कह सकता है मेरा वचन ही है मेरा शासन, उसका चलता है क्या? मेरा वचन ही है मेरा शासन, जो प्रधानमंत्री ने कह दिया वही अंतिम सत्य है, ऐसा है क्या? नहीं, प्रधानमंत्री को भी किसके अनुसार चलना पड़ेगा? संविधान के अनुसार। राष्ट्रपति उससे ऊपर है क्या? नहीं है, उससे ऊपर तो है, संविधान से ऊपर नहीं है। न्यायपालिका सबसे ऊपर है क्या? न्यायपालिका भी सबसे ऊपर नहीं, उसको भी किसके हिसाब से चलना पड़ेगा?
संविधान। तो हमारे देश में अगर हम बात करें तो हमने कहा था कि संविधान सबसे शक्तिशाली है। सभी को जो पावर मिलती है, प्रधानमंत्री को अपनी जो पावर मिल रही है वो किससे मिल रही है? संविधान से मिल रही है। न्यायपालिका को जो पावर मिल रही है वो कहां से मिल रही है? वो संविधान से मिल रही है। न्यायपालिका भी संविधान से ऊपर नहीं है। सर्वोच्च किसको रखा हमने? हमारी जो सर्वोच्च, हम ना अभी भी कहते हैं हमारे लिए जो सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ से भी पवित्र क्या हो गया? संविधान हो गया। हमारा देश जो चल रहा है, एक राष्ट्र के नाते, एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते हमारे लिए सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? संविधान, जिसको हमें मानना चाहिए। अब देखो, आप धार्मिक ग्रंथ के रूप में आपके बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हो सकते हैं, उसको आप माने चाहे नहीं माने, आपके अधिकार में। संविधान तो वो भी अधिकार देता है कि माने चाहे नहीं माने, लेकिन एक राष्ट्र के नागरिक होने के तौर पर, है ना, कुछ कानूनी संहिताएं बनती है। उसमें जो सबसे बड़ी कानूनी संहिता है वो कौन सी है? संविधान। इस नागरिक, अगर आप यहाँ, अगर कोई कह देता है, भाग 2 में ये बात लिखी हुई है, कोई कहता है कि मैं संविधान के, भारत के संविधान को नहीं मानता हूं, उसकी नागरिकता कभी भी छीनी जा सकती। फिर आप भारत में रहने के अधिकारी नहीं रहेंगे। अगर आप भारत के संविधान को नहीं मानते हैं तो आप भारत में रहने के अधिकारी भी नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं तो जो बोलते हैं हम भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, तो जो नहीं मानता उसको नागरिकता कभी भी छीनी जा सकती है, इसी संविधान में लिखा हुआ है। तो सर्वोच्च किसको हमने माना है? संविधान को। सब प्रधानमंत्री को भी शक्तियां कहां से मिलती है? न्यायपालिका को भी शक्तियां कहां से मिलती है? संविधान से। अब बात आती कि संविधान को शक्ति कहां से मिलती है? प्रस्तावना से। इसी प्रस्तावना में यह बात लिखी हुई है, संविधान को शक्ति कहां से मिलती है। संविधान को इतनी शक्ति किसने दी? संविधान सबसे पावरफुल है, सर्वोच्च शक्तिशाली है, उसको पावर किसने दी? वही बात प्रस्तावना में। अभी हम चैप्टर शुरू नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं। तो प्रस्तावना में पहला शब्द ही वहीं से शुरू होता है कि संविधान को शक्ति देने वाले कौन है? हम भारत के लोग। संविधान क्या कहता है? हमें शक्ति किसने दी है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों ने संविधान को। इसका मतलब समझ रहे हैं? प्रस्तावना में आपने कई बार पढ़ा होगा हम भारत के लोग, भारत के, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है कि संविधान को भी शक्ति देने वाले कौन है? हम भारत के लोग हैं। वहीं से इस संविधान का पहला शब्द ही यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। कहां से? वी द पीपल ऑफ इंडिया से। इसके लिए, संविधान के लिए भी सबसे ऊंचा कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। कौन है? भारत की जनता, भारत के लोग। तो संविधान खुद कह रहा मेरे से भी ऊपर कौन है? मेरे को भी शक्ति देने वाले कौन है? आप और मैं हैं। मैंने और आपने दिए ना, हम भी तो भारत की जनता है, तो मैंने और आपने दिए, ये संविधान खुद कह रहा है। तो वहीं से इसकी स्टार्टिंग होती है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, हम का मतलब हम भारत के लोग। हिंदी में भारत लिख रहे हैं, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इंडिया, क्योंकि दोनों ही हमारा नाम है। तो यानी इंग्लिश में लिखते हैं तो इंडिया लिखना और हिंदी में लिखना वी द पीपल ऑफ भारत, ऐसा लिखते हैं क्या? वी द पीपल ऑफ भारत नहीं लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और हम इंडिया के लोग ऐसा नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ हिंदी में? हम भारत के लोग। तो नॉर्मली यहां ये भी पता चल रहा है, अंग्रेजी में यूज करना हो तो इंडिया और हिंदी में यूज करना हो तो भारत, इस तरीके से यूज हो रहा है। हम भारत के लोग। आगे क्या लिखा हुआ है? भारत को, देखो मैं यहां पर अभी प्रस्तावना मेरे ख्याल से अभी 2-3 लाइन ही हो पाएगी, हम समझते हुए चल रहे हैं। आपको इस लाइन का अर्थ समझ में आ गया? इस लाइन का अर्थ हुआ कि संविधान को शक्ति देने वाले कौन है? हम भारत के लोग हैं। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अब भारत की शासन व्यवस्था कैसी है, यहां से ये शब्द शुरू होते हैं। एक महत्वपूर्ण शब्द आता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? भारत, संविधान में लिखा हुआ है, पहली लाइन में लिखा हुआ है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। हम अपने संविधान में ये घोषित कर रहे हैं कि हम एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व हमारे देश में क्या मतलब होता है? एक जना खड़ा होकर बताए तब समझ में आता। हाँ, आप पीछे विजेंद्र, आप खड़े होकर बताइए। हम स्वतंत्र रहेंगे, आज से हमारा कानून लागू होगा। पहले ब्रिटिश कानून था, ब्रिटिश कानून लागू हो रहा था, जैसा ब्रिटिश सरकार चाह रही थी वैसा हो रहा था। अब कानून किसका है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब अब कानून भारत के लोगों का। किसका है? भारत के लोगों को। बैठो, इसी तरह का है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। एक एग्जाम्पल, जैसे आपका घर है, आपके घर के एग्जाम्पल से ये अच्छे समझ में आता है। आपके घर में आपका राज चलता है, आपका कानून चलता है,
नहीं चलता है, किसी और का चलता है। आपके घर में रहने के अधिकारी आप ही लोग हैं, आपकी बात चलती है वहां पर। आपके कोई भी रात चलता आदमी आपके घर में घुस सकता है क्या? घुस सकता है? कोई भी रात चलता आदमी, भाई थकान हो गई थोड़ा इस घर में रेस्ट कर लेते हैं, आ सकता है क्या? बिना आपकी परमिशन के नहीं आ सकता। आपकी परमिशन से आ सकता है, पर आपकी परमिशन से नहीं आ सकता, क्योंकि आपके घर में आपका अधिकार है पूरा। आपके घर में किसका अधिकार है? पूरा आपका अधिकार है। दूसरा व्यक्ति आपकी परमिशन से नहीं आ सकता है। इसी तरह से भारत में, इस भारत में भारत की जनता, यानी इनडायरेक्टली हम कहेंगे तो भारत की सरकार, चाहे बाहर की कोई डिसीजन लेना हो, चाहे भारत के अंदर कोई डिसीजन लेना हो, कोई कानून बनाना है, पूरा पूरा अधिकार किसका है? भारत का, भारत की सरकार का होगा, और अन्य किसी देश का नहीं है। 1947 1947 से पहले हम यहाँ पर भारत के लोगों का या भारत की सरकार का नहीं चलता था। किसकी चलता था? ब्रिटिश सरकार। न हम अपने अंदर के निर्णय खुद ले सकते थे, न ही हम बाहर के निर्णय खुद ले सकते थे। आज हमने पहले ये घोषित किया भारत कैसा देश है। पहली लाइन में हम ये घोषित कर रहे हैं कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। बाहर के किसी राज्य से, किस राज्य से संबंध रखना है, किससे नहीं रखना, बाहर कौन सा काम करना नहीं करना, भारत की सरकार तय करेगी। भारत के अंदर कौन से कानून बनेंगे, कौन से कानून नहीं बनेंगे, कौन तय करेगा? अमेरिका अगर नहीं बताएगा भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, अमेरिका बताएगा क्या हमें? अगर अमेरिका बता रहा तो हम काय के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हमने अपने संविधान में क्या घोषित किया हुआ है? भारत किस प्रकार का देश है? भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। हम अपने बाहरी चाहे आंतरिक किसी भी प्रकार के निर्णय लेने में पूरी तरह से स्वतंत्र है। क्लियर हो गया? भारत किस प्रकार का देश है? तो किसी भी देश के सरकार आजाद होने का, स्वतंत्र होने का पहला ही एक पैरामीटर यही है कि वो देश कैसा होना चाहिए? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अच्छा, अब बताइए कि हम सारे निर्णय लेने में स्वतंत्र है क्या? वास्तव में नहीं है। हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है या नहीं है? हाँ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, हमारा संविधान ये कहता है हम है। हाँ, कुछ निर्णय ऐसे हो सकते हैं कि हम अपने, जैसे आपके कुछ निर्णय आपके दोस्तों से प्रभावित हो सकते हैं। भाई आपको निर्णय लेना है, लेकिन आपका एक दोस्त कह रहा है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसमें मेरा भी नुकसान है, तो आप अपने निर्णय चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो हम कई बार हो सकता है कि अपने दूसरे देशों को देखकर निर्णय ले। कई बार तो ऐसा भी होता है, जैसे पाकिस्तान देश में तो अब तक मान के चलो अमेरिका का प्रभाव बहुत ज्यादा रहा। अमेरिका ने जैसा कहा वो वैसा कानून बनाता है, वैसा काम करता है ना। नाम का एक होता भी नाम का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ऐसा नहीं कि भारत में ऐसा प्रभाव नहीं, भारत में भी ऐसा डर रहता है। बहुत सारे देश अमेरिका के डर से अपने वैसा कानून नहीं बनाते जो अमेरिका के विरुद्ध जाए। तो भले ही हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक तौर पर लिख ले, लेकिन देखो एक होता है आदर्शवादी स्थिति के पूरी तरह से स्वतंत्र निर्णय। जरूरी नहीं कि आदर्श स्थिति वैसी हो, कुछ निर्णय प्रभावित भी करते हो, लेकिन हम संवैधानिक तौर पर कैसे देश हैं। और आज भी भारत इतना पावरफुल है, शक्तिशाली है कि कोई भी, अमेरिका भी कुछ कहते तो हम फिर भी अमेरिका के हिसाब से चलते हैं क्या? भारत बहुत पावरफुल देश है। भारत पाकिस्तान जैसा देश नहीं है ना। जैसे यहाँ पर रसिया से आप ऑयल नहीं खरीदेंगे, ऐसा अमेरिका ने कह रखा था बहुत सारे देशों के। भारत ने क्या कहा? हमारा निर्णय है, हम चाहेंगे भी कैसा लेना है कैसा नहीं लेना। और भारत ने रसिया से ये, क्योंकि आज के समय 21वीं सदी में भारत की ताकत ऐसी है। शायद 1980 1990 या 2000 के दशक में भारत की पावर ऐसी नहीं थी, लेकिन इस पर भी डिपेंड करता है कि कौन कितना संपूर्ण प्रभुत्व है, वास्तव में आपका प्रभुत्व कितना है अपने आप पर। आज भारत पावरफुल है, हम अमेरिका की बात नहीं सुने, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। पहले क्यों अमेरिका 20वीं सदी में पूरी अमेरिका की दादागिरी चलती थी। अभी कौन सी सदी चल रही है? अब 21वीं सदी चल रही है। 19वीं सदी में पूरी दुनिया में ब्रिटेन की दादागिरी चलती थी। किसकी? 20वीं सदी में अमेरिका की दादागिरी चलती थी, और 21वीं सदी में भारत की। कहां, भारत कहां दादागिरी करता है? हैं? चाइना की? चाइना की तो नहीं है। चाइना तो आता है कभी कभी परेशान करके जाता है हमें, डरता भी, अंदर से डर भी रहा है। कभी ऐसे स्ट्रीट फाइट में नहीं देखा, अंदर डर भी लगता है, धमकी भी देता है। सेम वैसा ही चल रहा है चाइना का। तो 21वीं सदी में इसको हम, आप IR जब पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन है ना, एक होता है एक ध्रुवीय। जब ब्रिटेन का एक छत्र राष्ट्र था, जब अमेरिका भी एक तरह का एक छत्र राष्ट्र था, अब बहुध्रुवीय बन गए। कभी चाइना अमेरिका की बात नहीं मान रहा है, कभी इंडिया नहीं मान रहा है, कभी इधर रशिया की पावर अलग है, कभी नॉर्थ ईस्ट साउथ मिडिल ईस्ट में अलग से चल रहा है। अब हम बहुध्रुवीय, किसी एक के पक्ष में पावर नहीं है, इसलिए यहाँ पर अलग अलग सेंट्रल पावर इस तरह से हो गई है। हम दादागिरी वाला नहीं रखते हैं, हम कभी भी, हमारी छवि हमेशा विश्व गुरु वाली रही है, वसुधैव कुटुंबकम वाली रही है। हम परिवार मान के चलते हैं, दादागिरी नहीं करते हैं।
हमारी भारत का आप इतिहास उठा के देख लो, हम दादागिरी वाले कभी भी, अमेरिका ने कई देशों को बर्बाद किया है, कई मिडिल ईस्ट के देशों को बर्बाद कर दिया उन्होंने अमेरिका में अपनी दादागिरी दिखाने के लिए। हमारी कभी ऐसी छवि नहीं। हमारी हमारे शुरुआत से हमारे कंसेप्ट क्या थे, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा वसुदेव, वसुदेव यानी पूरी पृथ्वी, पूरा विश्व हमारा परिवार है, हम परिवार की तरह चलते हैं, हम सॉफ्ट पावर को लेकर चलते हैं सब। अभी आज देखो तुर्की, तुर्की जो देश था ना, भूकंप आया वहां पर, खतरनाक बहुत भयंकर भूकंप आया, भयानक भूकंप आया। तुर्की जिससे हमारी विचारधारा इतनी मिलती नहीं है, हमारा विरोधी, एक तरह से विरोधी देश ही हर जगह भारत की विरोध करता है, कश्मीर पे मुद्दा उठा देता है। फिर भी जब भूकंप आया तो सबसे पहले कौन पहुंचा, ऑपरेशन दोस्त लेकर, हमने उसकी भूमिका नहीं भाई। भाई मानवता के नाते देश राजनीतिक, उनका प्रधानमंत्री हो सकता है हमारा विरोधी, उनकी राजनीति हमारी विरोधी हो, लेकिन जनता, इंसानियत तो है ना वहां पर। मानवता के नाते सबसे पहले वहां पर भारत पहुंचा, क्योंकि हम वसुदेव कुटुंबकम। अमेरिका ने तो जाकर इराक को बर्बाद कर दिया था, इतने बम गिराए थे वहां पे, अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया था इन्होंने, है ना। लेकिन हमने वसुदेव कुटुंबकम की भूमिका निभाई। मैं थोड़ी सी भारत की बात कर रहा हूं, है ना। भारत कैसा देश है, संविधान में किस तरह का लिखा हुआ है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आपको इसका अर्थ समझ में आ गया क्या? चाहे भारत के अंदर के डिसीजन लेने हो, चाहे बाहर के डिसीजन ले हो, पूरी तरह से हम स्वतंत्र हैं अपने निर्णय लेने में। क्लियर हो गया? हम एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक स्वतंत्र राष्ट्र है, ये हमारे संविधान में पहली लाइन में लिखा हुआ है। हम भारत के लोग भारत को किस प्रकार का देश बनाते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा शब्द यहां पर लिखा हुआ है समाजवादी। संविधान में भारत के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, समाजवादी। हालांकि व्यवहारिक रूप में अब हम समाजवादी से काफी दूर हो गए। समाजवादी शब्द को समझते हैं, इसको तुलनात्मक रूप से समझना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा आसान रहेगा। एक कंसेप्ट होता है समाजवादी का, एक कंसेप्ट हम थोड़ा समझ लेते हैं पूंजीवाद का। पढ़ा है आपने पहले, पूंजीवादी, समाजवादी, इस तरह की व्यवस्था। भारत ने संविधान में किस तरह की व्यवस्था को अपनाया है, पूंजीवादी या समाजवादी? हमने समाजवादी व्यवस्था को अपनाया, पूंजीवादी व्यवस्था को नहीं अपनाया। एक सिंपल सी परिभाषा समाजवादी, इसमें कहता है कि राष्ट्र के जितने भी उत्पादन के साधन हैं या जितने भी राष्ट्र के संसाधन हैं, वो समाज में, समाज की बात कर रहे हैं, समाज में समान रूप से वितरित किए जाए, सबको समान अधिकार दिया जाए, सब में जो हमारे संसाधन है, जितने भी हमारी चीजें हैं, वो सब में समान वितरित की जाए। ये समाजवादी का कंसेप्ट है, ठीक है। पूंजीवादी का कंसेप्ट कहता है जिसके पास जितना पैसा उतना संसाधन, जिसके पास, मतलब पैसा फेंको और तमाशा देखो, है ना, पैसा फेंक तमाशा देख, वैसा जिसके पास पैसा है उसके पास संसाधन है। समाजवाद कहता है ऐसा नहीं, हम शुरुआत में बहुत गरीब, आप देखो जब 1947 में आते तो भारत बहुत गरीबी अवस्था में था। समाजवाद में सरकार का थोड़ा सा कंट्रोल रहता है। समाजवाद में ऐसा मिलेगा आपको, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सब सरकारी चीजें ज्यादा मिलेगी, क्योंकि हर व्यक्ति अपने स्तर पर चीजें नहीं खरीद सकता, अपने स्तर पर जाकर इलाज नहीं करा पाता, अपने स्तर पर जाकर यहां नहीं कर पाता। तो सरकार ने अपने पास संसाधन रखे और सबको समान रूप से बांटने का प्रयास किया। इस तरह की जो व्यवस्था होती है वो कैसे कहलाती है, समाजवादी व्यवस्था कहलाती है। अभी हमारी स्थिति देखो, हमारे यहाँ पर सारे के सारे सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल भी है। जहां पूंजीवादी व्यवस्था वहां ज्यादा ज्यादा आपको प्राइवेटाइजेशन मिलेगा, और जहां पूरी तरह से समाजवादी व्यवस्था है वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा सरकारी चीजें मिलेगी। साम्यवादी, इसमें भी दो तरह के हम मान सकते हैं, एक लोकतांत्रिक समाजवादी और एक साम्यवादी समाजवादी। जैसे रसिया और चाइना जैसे देश है वो साम्यवादी कहलाते हैं, हालांकि उन्होंने भी अब लगभग लगभग पूंजीवाद का कंसेप्ट अपना लिया है। वहां पर निजी लोगों का कुछ भी नहीं होता है, आप जितने भी कमा रहे हैं सब पैसा किसका है, सरकार का, और सरकार सब में समान रूप से बांटेगी। ये साम्यवाद का कंसेप्ट था जो बुरी तरह से फेल हो गया। साम्यवाद का कंसेप्ट बुरी, मुझे, क्योंकि नेचुरल रूप से भी अगर आप देखें तो समाजवादी जैसा सिस्टम है नहीं। मुझे बताइए कि यहाँ क्लास में जितने भी बैठे हैं सबके पास दिमाग बराबर का है क्या? क्यों, ऐसा क्यों नहीं? भगवान ने अपना भेदभाव क्यों किया? हाँ, दिमाग तो बराबर ही, यूज अलग अलग करते हैं। आईक्यू लेवल का फर्क है क्या? है? कुछ लोग मैंने देखा बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं फिर भी नंबर कम आता है, कुछ लोग कम मेहनत करके भी, तो यूज तो वो ज्यादा कर रहा है, घिसा तो वो रहा है, फिर भी कम नंबर आ रहा है। ऐसा होता है क्या? आपने भी देखा होगा, ज्यादा पढ़ के भी कम नंबर और कम पढ़ के भी ज्यादा नंबर। मतलब आईक्यू का फर्क तो है, दिमाग का फर्क तो है। ऐसा है क्या कि सबके पास पैसे बराबर या अलग अलग है? ऐसा भी नहीं है। ऐसा कोई है कि कोई बहुत ज्यादा मेहनत करता है, कोई कम मेहनत करता है? समाजवादी व्यवस्था कहता है कि सभी बराबर है, सभी समान है, सबके साथ समान व्यवहार भी। मतलब
आप जितना भी यहाँ कुछ लोग अलग काम कर रहे हैं, कुछ लोग अलग काम कर रहे हैं, सारा पैसा जितना भी है, मैं समाजवादी सरकार का प्रमुख है, सारा पैसा लाकर कमाकर मुझे दे दो, मैं सब में बराबर बांट दूंगा। पूंजीवादी कहता है कि जो जितना कमाएगा उतना ऐश कर सकता है। कौन सी व्यवस्था ज्यादा बढ़िया है? पूंजीवादी। ये तो आप मेरे लॉजिक से संतुष्ट हो रहे हैं, मतलब अपना कोई लॉजिक ही नहीं लगा रहे हैं। अब सोच कर देखो, अगर देश में पूंजीवादी व्यवस्था लागू होती, समाजवादी, पूंजीवादी का मतलब क्या होता है? पूंजीवादी व्यवस्था का मतलब होता है, देखो आपने ये भी पढ़ा होगा, जब अमीर 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 होता है तो अमीर और अमीर होता जाता है, और गरीब, देश में अमीर कितने हैं और गरीब कितने हैं? दुनिया में भी कितने हैं? दुनिया में 1% जो अमीर लोग हैं, है ना, 1% लोग, और पूरे जो 99% जितने टॉप के 1% लोग हैं उनके पास जितना पैसा उतना 99% लोगों के पास नहीं है। ये रिपोर्ट है। टॉप के जो 1% लोगों को आप ले लीजिए, उनके पास जितना पैसा है उतना पैसा, उतना ही पैसा उन 99% के पास भी नहीं है। टॉप के 1% लोगों को आप ले लो तो, अगर हम सरकार पूरी व्यवस्था खुली छोड़ दे, जो टॉप के 1% लोग हैं वो पूरे देश को, अपने सारे संसाधनों को अपने कब्जे में कर सकते हैं। 99% लोग भूखे मर सकते हैं अगर सरकार हस्तक्षेप नहीं। कौन सी व्यवस्था अच्छी है? आप तर्क चेंज होते हैं, आपके आपके विचार भी चेंज हो गए, है ना। इसलिए तर्कों को समझना जरूरी है, लॉजिक को समझना जरूरी है। अगर समाजवादी व्यवस्था नहीं हो, सरकार का कंट्रोल नहीं हो, तो आप देखो आज एक छोटी सी भारत पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे, समाजवाद की तरफ से। जैसे एक एग्जांपल देते हैं ओला उबर का, ठीक है। पहले सारे, जैसे हमें ओला उबर आने से बहुत सारी सुविधाएं मिली है। पहले सारे टैक्सी वगैरह टैक्सी चालक अपने टैक्सी ऑटो जो भी चला रहा है, सबके पास सीमित पैसा जा रहा था। अब सारा पैसा किसके पास जा रहा है? एक कंपनी के पास जा रहा है। ये एक प्रकार की पूंजीवादी व्यवस्था है। हमने, सरकार ने थोड़ी डील दी कि हाँ ऐसा चल सकता है, ऐसा कर सकते हैं। समाजवादी में ऐसा होता नहीं है। लेकिन समाजवादी का कंसेप्ट ज्यादा चला नहीं, ज्यादा सफल हुआ नहीं। हमने ऐसा कहा कि इससे क्या होता है कि जो, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाऊं तो, दोनों, क्योंकि सिर्फ न तो पूरी तरह से समाजवादी सही हो सकता है और न ही पूरी तरह से पूंजीवादी। अगर मैंने कहा कि पूरी तरह से पूंजीवादी व्यवस्था हो जाए तो क्या होगा? सारी संपत्ति सिर्फ कुछ % लोगों के हाथ में आ जाएगी। व्यवस्था इस तरह से बन जाती है कि सारा का धन, जो भी पैसा है वो सर्कुलर होकर किसके पास चला जाएगा? एक व्यक्ति के पास, और 99% जो जनता है वो गरीब की गरीब रह जाएगी, और उन सबका पैसा किस व्यक्ति के पास चला जाएगा? 1% लोगों के पास। इसलिए पूरी तरह से हम पूंजी, मतलब पूरी तरह से सरकार सबको खुला भी नहीं छोड़ सकती। क्यों ऐसा? भले ही वो कानून के हिसाब से चले। मतलब मैं एक बार धीरू भाई अंबानी का एक कथन, कोटेशन ऐसा पढ़ रहा है, वो बोलते हैं कि हम कानून नहीं तोड़ते हैं, हम कानून नहीं तोड़ते हैं, हम कानून ही बदलवा लेते हैं। पूंजीपति की पावर समझ रहे हैं आप? हम कानून तोड़ते नहीं है, हम कानून ही बदलवाते थे अपने हिसाब से। जब सारे कानून ही उनके हिसाब से बनने, सब कुछ उनके हिसाब से बने, तो अल्टीमेट सब कुछ किसके पास आ जाएगा? सत्ता, पावर, पैसा, सब कुछ एक व्यक्ति के हाथ में आ सकता है। इसलिए सरकार का कंट्रोल होना आवश्यक है। भले ही ठीक है, हो सकता है कानून अपने हिसाब से नहीं बदलवाए, लेकिन जिसके पास पैसा है वो सारे संसाधन अपने पास ले सकता है। इसलिए सरकार का कंट्रोल भी आवश्यक होता है। अब जो गरीब लोग होगा उसके पास पैसा नहीं, स्कूल, मतलब ठीक है आपके पास बेसिक नीड भी नहीं है। समाजवादी का मतलब आपके पास एक छोटा सा फंडामेंट भी, आपको खाना मिले। कोई व्यक्ति इतना गरीब है कि उसके पास खाना के भी पैसे नहीं है, तो किसकी जिम्मेदारी है? समाजवादी जब सरकार होती है तो वो समाजवादी सरकार ऐसा करती है। पूंजीवादी कहता है भाई आप अपने पैसा कमाओ और अपना खाओ, सरकार कुछ नहीं देखेगी इसमें, सरकार का काम है बस आपके लिए कानून व्यवस्था बनाए रखना। लेकिन समाजवादी सरकार कहती है आपके पास भोजन नहीं है किसी कारण से, वो उनको भोजन देगी। आपके पास स्कूल जाने का पैसा नहीं है, वो स्कूल के लिए करेंगे। आप बीमार हो गए, मरने जैसी हालत होगी, तो उसके लिए हॉस्पिटल सरकार लेकर आएगी। ये समाजवादी व्यवस्था है। ज्यादा अच्छी व्यवस्था कौन सी है? हाँ। अब ये तो मैंने, देखो दोनों के कुछ दोष है, कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। अब हम यहाँ पर अगर समाजवादी को पूरी तरह से समाजवादी व्यवस्था लागू कर, जैसे यहाँ पर रसिया में, चाइना में शुरुआत में ऐसा हुआ था, बाद में तो उनको भी बदलना पड़ा, रसिया में पूरी तरह से फेल हुआ। समाजवादी, जो साम्यवादी समाजवाद, वो कहता है कि पूरी तरह से कंट्रोल सरकार का कर लो। संसाधन, मतलब पूंजीपति तो होने ही नहीं चाहिए, पूंजीपतियों से तो नफरत, पूंजी किसी के पास होनी नहीं चाहिए। सारे संसाधन सरकार के पास रहेंगे और सरकार सबको समान रूप से बांटेगी। अब आप सारे लोग कमा रहे हो, एक यहीं पर एग्जांपल समझ लेते हो, सारे लोग कमा रहे हो, सबका दिमाग अलग अलग है, कोई बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है, कोई थोड़ा से कमा रहा है। आप सबको पैसे मुझे देने, मैं सब में बराबर बांटूंगा, तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा? ज्यादा कमाने वाला क्या कहेगा? उसका मोटिवेशन कहां जाएगा?
ज्यादा कमाने वाला भी वो कह रहा है मैं कमा रहा हूं 1,000 रुपए, वो कमा रहे हैं 5 रुपए, है ना, मैं मेहनत ज्यादा कर रहा हूं। कोई मेहनत ज्यादा करेगा क्या इस कंसेप्ट में? कोई मेहनत ज्यादा नहीं करेगा। जब पैसा आपका सरकार को ले लेना है तो आप मेहनत क्यों करो? पैसा जब इनमें बढ़ जाना है तो आप मेहनत क्यों करो? तो जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो भाग जाएंगे उस देश से, रहेंगे नहीं, क्योंकि उसका पैसा तो सरकार ले लेगी, उसको सरकार कभी अमीर होने नहीं देगी। तो इस वजह से समाजवादी जो कंसेप्ट था, साम्यवादी जो कंसेप्ट था, वो भी धीरे धीरे फेल हो गया लोगों में, पूंजीवादी। तो इसका मतलब ये है कि न तो पूरी तरह से समाजवादी हुआ जा सकता है और न ही पूरी तरह से, हमने समाजवादी व्यवस्था को धीरे धीरे अपनाया था, 1990 तक आते आते हमारी स्थिति दिवालिया जैसी हो गई थी, 1990 में बहुत भारी। फिर हमने शिफ्ट किया किसकी तरफ? पूंजीवादी की तरफ। हमने प्राइवेटाइजेशन को शुरू किया, भाई प्राइवेट संस्थाएं भी आ सकती है, प्राइवेट बिजनेस भी शुरू हो सकते हैं, प्राइवेट स्कूल भी खोलो, प्राइवेट हॉस्पिटल भी खोलो, प्राइवेट आप जो भी करना चाहे करो। बाहर की कंपनियां आना चाहे तो उसके लिए भी हमने अनुमति दी थी, बाहर की कंपनियां भी अगर यहाँ बिजनेस करना चाहे बिजनेस कर सकती है। उसके बाद भारत ने बहुत तेजी से तरक्की की है। तो अभी वर्तमान में अगर हम अर्थव्यवस्था को जब पूछें, संवैधानिक रूप से अभी भी हम किस प्रकार की अर्थ व्यवस्था है? समाजवादी। लेकिन अगर आज जब आपको पूछे, हमने समाजवादी से धीरे धीरे हमने किस तरफ शिफ्ट किया है? जब अर्थव्यवस्था में, ये इकोनॉमिक का टॉपिक बता रहा हूं, पॉलिटी में तो यही आएगा कि भारत किस प्रकार की व्यवस्था है? समाजवादी। लेकिन इकोनॉमी में जब आए तो आपको लिखना है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत समाजवादी अर्थव्यवस्था है या पूंजीवादी? हमें क्या लिखना है? भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी के गुण भी है, सरकारी स्कूलों में भी चलेगी, सरकार अभी भी यहाँ पर काम करती है, लेकिन लोगों को बहुत सारी छूट भी यहाँ पर दे रखी है, प्राइवेटाइजेशन भी है। तो हम किस तरह से लिखेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये हालांकि हमें लिखना है इकोनॉमिक्स में। तो भारत ने किस तरह के कंसेप्ट को अपनाया है पॉलिटी में? समाजवादी को। लेकिन हम धीरे धीरे शिफ्ट किस तरह का देखते हैं, और इस तरह के जो शिफ्ट होते हैं इसको हम लोकतांत्रिक समाजवादी, लोगों के हिसाब से इसको चेंज किया जा सकता है। ये लोकतांत्रिक समाजवादी, ठीक है। तो यहां से दो शब्द अभी हमने पढ़े, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी। पूंजीवाद का जो कंसेप्ट है वो अमेरिका से आया। तो अमेरिका किस प्रकार का देश है? अमेरिका पूंजीवादी देश है, लेकिन पूंजीवादी देश में कुछ समाजवादी गुण पाए जाते हैं। हम समाजवादी है लेकिन हमारे अंदर कुछ पूंजीवादी गुण पाए जाते हैं, ठीक है ना। पंथ निरपेक्ष, अगला शब्द क्या है? हमारे देश का धर्म क्या है? हमारे देश का धर्म, देश का भी धर्म होता है क्या? होता है। पाकिस्तान स्टेट का, आपने उसका स्टेट का रिलीजन है इस्लामिक स्टेट है। पाकिस्तान क्या है? बांग्लादेश क्या है? ईरान क्या है? इजराइल क्या है? वो यहूदी है। इजराइल एक यहूदी देश है, क्या है? उसका स्टेट का रिलीजन है, राज्य का धर्म है, राज्य का अपना धर्म है। भारत का क्या है? हमने संविधान में लिखा हो कि हमारे भारत देश का कोई धर्म अपना धर्म नहीं होगा, हम सभी धर्मों को समान महत्व देते हैं। इस पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है? हमारे अपने देश का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन हम सभी धर्मों को समान रूप से महत्व देते हैं, अपना कोई धर्म नहीं होगा, है ना। हम यहाँ पर होली दिवाली की भी मनाते हैं और साथ में ईद को भी उतना ही महत्व देंगे और क्रिसमस को भी उतना ही महत्व देते हैं। भारत की सरकार किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करती। आप पाकिस्तान में देखोगे वहां पर इस्लामिक रिलीजन है, यहाँ पर आप किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप हिंदू हो सकते हैं, आप मुस्लिम धर्म अपना सकते हैं, कोई इसमें आपको रोक टोक नहीं है। आप किसी भी धर्म को नहीं मानने के लिए भी स्वतंत्र है। आप कहते हैं मैं किसी भी धर्म को नहीं मानता, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं अल्लाह को नहीं मानता, मान सकते हैं क्या? मान सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था अगर पाकिस्तान में कोई कहते मैं अल्लाह को नहीं मानता तो मृत्यु दंड की सजा है। वहां पर क्या है? इस्लामिक कंट्री है, वहां पर मानना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ऐसे कुछ देश हो सकते हैं कि वहां पर ऐसा, भले इस्लामिक स्टेट हो, ऐसा कानून नहीं हो, लेकिन वहां पर राज्य का अपना धर्म है। भारत में अपना राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं है, ठीक है। तो भारत किस प्रकार का देश है? पंथ निरपेक्ष। मैंने आपको दो देशों की तुलना करके भी बता दी कि भारत एक पंथ निरपेक्ष है, जरूरी नहीं सारे के सारे देश पंथ निरपेक्ष हो। जैसे नेपाल किस तरह का है? पंथ निरपेक्ष है। कैसा है नेपाल? पहले 2008 से पहले कैसा राष्ट्र था? हम बोलते पढ़ते थे एकमात्र हिंदू राष्ट्र, के वहां पर हिंदू लोग रहते थे। पर नेपाल में नया संविधान आया 2008 में और उसने भी कैसा बना दिया अपना आपको? वो भी पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष एक ज्यादा बेहतर अवधारणा है ना, जहां जरूरी नहीं कि किसी एक धर्म को लेकर हो, सभी धर्म बराबर है यहाँ पर। अगला पॉइंट आता है लोकतंत्र, लोकतंत्रात्मक। भारत कैसा देश है?
हमने यहाँ पर लोकतंत्र को अपनाया है। ठीक है, तो लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। इसका मतलब क्या है? भारत में जनता का शासन है क्या? है। सरकार जो चल रही है वो हमने किसने चुनी है? आपने और मैंने, तो जनता ने तो चुनी है। और सरकार काम भी जनता के लिए कर रही है, इसलिए हमने कह रहे हैं जनता का शासन और जनता के लिए शासन, और जनता के द्वारा ही, हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही चला रहे हैं सरकार को, तो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार ही है ना। जहां पर सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है वहां पर सिस्टम कैसा होता है? और ये हमें आजादी से विरासत में मिला। कई लोगों को लोकतंत्र, हर किसी को, हम खुशकिस्मत है कि हमें आजादी के साथ लोकतंत्र मिला है। सभी को लोकतंत्र नहीं मिलता इतना आसानी से। चाइना में आज भी लोकतंत्र नहीं है। आप वहां पर अगर आपका प्रधानमंत्री, आपका राष्ट्रपति वहां पर अगर काम सही नहीं कर रहा, आवाज नहीं उठा सकते। भारत में उठा सकते हैं क्या? जेल में बंद कर देते हैं? उठा सकते हैं। बहुत सारे मीडिया वाले प्रधानमंत्रियों अगर काम सही नहीं कर रहे तो बोलते भी है, बोलने की आजादी है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लोकतंत्र का वैसे सीधा मतलब है कि आपको सरकार चुनने की आजादी। हर 5 साल बाद आपको अगर सरकार अच्छी नहीं लगती तो उसे बदल सकते हैं। ये पावर किसके पास है? ये पावर जनता के पास है। चाइना में ऐसा है क्या? चाइना में वहां पर बहुत कोशिश की लोगों ने। 1990 की तो एक बहुत फेमस घटना है, थियामेन चौक। थियामेन चौक एक बहुत बड़ा चौक था। लोगों ने, स्टूडेंट्स थे, लोग थे वहां पर, उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया कि हमें भी लोकतांत्रिक अधिकार चाहिए। सरकार कौन सी होगी? जनता के पास ये अधिकार होना चाहिए। हजारों की संख्या में वहां पर स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए। चीन की सरकार ने पहले चुनौती दी कि यहां से हट जाइए, जनता मनता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोकतंत्र उसको नहीं है। पहले वहां पर उन्होंने चेतावनी दी, नहीं हटे, है ना। सैकड़ों, हजारों की संख्या में वहां पर स्टूडेंट थे और उनके खुद के ही लोग थे, है ना। उन सब पे टैंक चला दिए, तोप से उड़ा दिया उन सबको। हजारों की संख्या में लोगों, अपने ही लोगों को चाइना ने मार दिया, है ना। बहुत और ज्यादा मिल जाएगा, वैसे आप नेट पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। चीन ने लगभग लगभग सब जगह से मिटा भी दिया कि ऐसा कोई घटना भी है। चीन में कोई लोकतंत्र के लिए आवाज नहीं उठा सकता है। हम खुशकिस्मत है कि हमारे यहाँ पर बाई डिफॉल्ट आजादी के साथ हमें क्या मिला है? लोकतंत्र मिला। पहले राजशाही में इतने अधिकार नहीं होते थे लोगों के पास। आज हमारे वर्तमान, हम बाई डिफॉल्ट उन अधिकारों के साथ पैदा हुए हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है। चाइना में लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम एग्जाम्पल ये दिया मैंने। एक लास्ट पॉइंट और लिख देते हैं आज का, गणराज्य। गणराज्य या फिर इसको हम गणतंत्र भी कह सकते हैं। भारत एक लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र भी है, गणराज्य भी है। लोकतंत्र और गणतंत्र में कुछ फर्क है क्या? हम कई बार समान मान लेते हैं कि लोकतंत्र और गणतंत्र तो है, कि थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक, इसको बोलते हैं रिपब्लिक। ये क्या है? डेमोक्रेटिक। भारत में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक व्यवस्था। यहां पर रिपब्लिक भी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया लोकतंत्र। ठीक है, भारत में लोकतंत्र है, ब्रिटेन में लोकतंत्र है, लेकिन ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है। भारत में लोकतंत्र भी है, गणतंत्र भी है। ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब है कि यहां पर जो इनका संवैधानिक मुखिया होता है, वो संवैधानिक मुखिया वंशानुगत नहीं होकर निर्वाचित होता है। जैसे भारत में संवैधानिक मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। वंशानुगत होता है या निर्वाचित होता है ना। अगर गणतंत्र का मतलब होता है संवैधानिक मुखिया, संवैधानिक मुखिया वंशानुगत न होकर निर्वाचित। मतलब अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। राजा कौन बनेगा? जो हकदार होगा। सुना है ऐसा कहीं? अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, कौन बनेगा? जो हकदार होगा। ब्रिटेन में आप देखो, ब्रिटेन में पहले या तो किंग होता है या क्वीन होता है, और उसका बेटा या बेटी या उसके वंश का ही वापस किंग या क्वीन बन सकता है। बहुत आधुनिक लोकतंत्र है, फिर भी वहां पर अभी ये व्यवस्था अभी तक नहीं हटी। जापान है, जापान में भी गणतंत्र नहीं है, रिपब्लिक नहीं है। वहां के जो सम्राट होते हैं, जापान में अभी भी सम्राट होते हैं और उनके वंश के लोग ही बनते हैं। लेकिन भारत में इस तरह की, भारत में भी पहले राजशाही थी, लेकिन हमने इस राजशाही व्यवस्था को बिल्कुल खत्म कर दिया है। लोकतंत्र के साथ साथ हमने क्या अपनाया है? गणतंत्र भी। तो भारत किस प्रकार की शासन व्यवस्था चलाता है? पहले 2 लाइन में, प्रस्तावना की पहले 2 लाइन में स्पष्ट की हुई है। सबसे पहली लाइन कहती है हम भारत के लोग। मतलब क्या हुआ? संविधान को शक्ति देने वाले कौन है? हम भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग भारत को किस प्रकार का राष्ट्र बनाते हैं? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा हमने बताया समाजवादी। समझ में आ गया इसका अर्थ? अमेरिका किस तरह का देश है? पूंजीवादी। हम किस तरह के देश है? समाजवादी। दूसरा हमने लिखा पंथ निरपेक्ष।
भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। पाकिस्तान किस तरह का है? इस्लामिक, वो पंथ निरपेक्ष नहीं है। भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है। चाइना किस तरह का है? साम्यवादी व्यवस्था, वन पार्टी सिस्टम चलता, चुनाव वहां पर जनता के द्वारा नहीं होते। और हमने कहा कि हम गणराज्य है, जैसे मैंने ब्रिटेन का एग्जांपल दिया, ब्रिटेन गणतंत्र है क्या? नहीं है, भारत गणतंत्र है। तो हमने भारत को गणराज्य बनाया। आज यहीं तक रखे, नेक्स्ट अगली क्लास में।